ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? चलिए सॉरी, पेज नंबर 271 और 275 पे मैं क्वेश्चंस कर रहा था। ये कंप्लीट हो गया आप सबके? 275 वाला फाइनल हो गया चेंजेस इन इक्विटी का? आपको कंफ्यूजन तो नहीं है? सर जी वॉल्यूम 2 एक मिनट निकालिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने कर ली कंप्लीट 271 275? पिछले दिनों में दो क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे थे। वॉल्यूम 2 का जरा पेज नंबर 83 निकालिए। पेज नंबर 83 ऑफ वॉल्यूम 2। ये जिस तरह का ये क्वेश्चन किया हमने मंडे लिमिटेड, इसी तरह का एक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8 हड़प्पा इंडस्ट्रीज। मिल गया? पेज नंबर 83 वॉल्यूम 2। तो इसको जरा कैंडी होमवर्क रखें। ये पेज हड़प्पा लिमिटेड जो है क्वेश्चन नंबर 8 करना आपने ये कि पहले दोबारा एक दफा मंडे लिमिटेड आज रिवाइज कर लीजिएगा और फिर एक आध दिन में जरा इसको करने की कोशिश करें, इससे मैक्सिमम अटेम्प्ट हो जाना। उस तरह की सारी चीजें, रिवैल्यूएशन है, बोरिंग कॉस्ट है, चीजें होंगी। ठीक है, एक दफा खुद से कम करेंगे तब भी बात से इतना क्लियर होगी। वॉल्यूम 2 कर लेंगे सर शुरू। चलिए सर आज जरा हमने दोबारा ये 16 पे जाना था और आइए 16 में कुछ तरह नई चीजें ऐड होंगी। पेज नंबर 1 आपके पास है, वॉल्यूम में से कौन सा ये मूवी स्टार्ट हुआ? जी ऑनलाइन में से इकट्ठे हैं? पेन पकड़ लें हाथ में, एक तरफ पेज पहले पढ़ने में थोड़ा सा रिवाइज ही हो जाएगा। हेडिंग लिखी हुई है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस स्टैंडर्ड की बात हो, एक छोटा सा स्टैंडर्ड और है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। बीच में उसकी बात इंशाल्लाह बाद में करते हैं, पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जरा रिवाइज करना है। एक डेफिनेशन लिखी हुई है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, पढ़ेंगे। दैट आर हेल्ड फॉर यूज, प्रोडक्शन के लिए भी हो सकते हैं फैक्ट्री में या हेड ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए। दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले एसेट्स की, हेल्ड फॉर यूज एंड दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड। इनका क्या किया जाता है? दीज आर मोर देन वन कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड मतलब क्या होता है? एसेट बनाया जाता है, एसेट बनाया जाता है और देन फिर से डेप्रिशिएट करते हैं उसकी यूजफुल लाइफ पे। तो एग्जांपल्स बोलते चले, प्रॉपर्टी क्या चीज है? इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैंड या बिल्डिंग होती है, वो रेंटल्स या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होती है। उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? उसको भी इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, होती है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती है और गेन या लॉस प्रॉफिट लॉस में जाता है। इस तरह से आपस में लिंक होनी चाहिए चीजें। ये ऑनलाइन सब बात ठीक है, इसमें बात ठीक होगी।
ये सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात हो रही है, तो ये वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हमने इस्तेमाल के लिए रखा होता है और इनकी लाइफ एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा होती है। नीचे आज एक डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब इस पेज को कैसे रटा नहीं लगाना, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा आइडिया कॉन्सेप्ट होना चाहिए। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, पढ़े जरा सेंटेंस। इट इज एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। किसी एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट को उसकी लाइफ पे अगर एलोकेट कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो वो डेप्रिसिएशन बन जाती है। मसलन अगर 5 लाख कॉस्ट है, कैलकुलेटर पकड़ो, 5 लाख अगर कॉस्ट है, डेप्रिशिएबल अमाउंट उसे कैसे कहते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। नहीं, डेप्रिशिएबल अमाउंट। जरा नेक्स्ट लाइन में एक मिनट पढ़ लेंगे। डेप्रिशिएबल अमाउंट, कॉस्ट ऑफ एन एसेट लेट्स इट्स रेजिडुअल वैल्यू। लेकिन अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पर चला जाए तो कॉस्ट की जगह फिर फेयर वैल्यू में से रेजिडुअल वैल्यू लेस करता है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट का क्या फार्मूला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अगर कॉस्ट मॉडल है, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो जाए तो फेयर वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अपना रजिस्टर खोलें जरा, ये डिस्टिल वाला क्वेश्चन किया था 2 दिन पहले। रजिस्टर खोलिएगा सर, वेयर इज रजिस्टर सर, रजिस्टर इज इन योर हैंड यार। डिस्टिल का आंसर ढूंढना जरा, इसमें व्हीकल्स में देखें जरा, एंट्रीज देखें व्हीकल्स। शुरू में तो कॉस्ट ही चल रही थी, उसके बाद जब रिवैल्यूएशन हो गई थी तो आफ्टर रिवैल्यूएशन फिर आपने फेयर वैल्यू जब डेप्रिशिएट की है तो रेजिडुअल वैल्यू माइनस की। सभी किसी को मिला है सर, क्या हो गया, एंट्रीज में देखना है, नहीं मिल रहा। 20 थी 30 थी, तो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करें अगर कॉस्ट मॉडल है, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल में कन्वर्ट हो गया तो फिर फेयर वैल्यू में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है। ठीक है, दोबारा पढ़ लें जरा सेंटेंस। बताइए कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट का मतलब फेयर वैल्यू की बात हो रही है। कॉस्ट के अलावा कौन सी अमाउंट सब्स्टिट्यूट हो जाती है, और लेस क्या कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू। तो मैं एक वर्किंग करवा रहा था, कैलकुलेटर पे 5 लाख लिखा, लेट्स अज्यूम रेजिडुअल वैल्यू 50,000 है, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी होगी, 4,50,000। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट का मीनिंग होता है नहीं जिसने फ्यूचर में डेप्रिशिएट होना। 5 लाख का एसेट लेकिन अगर 50,000 रेजिडुअल वैल्यू है तो पूरे 5 लाख ने डेप्रिशिएट नहीं होना, 4,50,000 ने डेप्रिशिएट होना फ्यूचर में। अब इसे अगर आप लाइफ से डिवाइड करते हैं, लेट्स अज्यूम 5 इयर्स लाइफ है, किसको किस पे डिवाइड किया आपने, डेप्रिशिएबल अमाउंट को लाइफ पे आपने डिवाइड कर दिया, मीन सॉर्ट ऑफ एलोकेशन हो गई। अब ये जो 90,000 आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन अब समझ आ जाएगी। इट इज सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक यहाँ मतलब है मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं, मैंने तो स्ट्रेट लाइन से करवाया, रिड्यूसिंग भी हो सकता है, सम ऑफ डिजिट्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो अगर हम डेप्रिशिएबल अमाउंट की एलोकेशन कर दें यूजफुल लाइफ पे तो जो रिजल्टिंग फिगर आती है दैट फिगर इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएबल अमाउंट और डेप्रिसिएशन में कोई डिफरेंस है, डेप्रिशिएबल अमाउंट के फ्यूचर की टोटल डेप्रिसिएशन कह सकते हैं आप, 4,50,000 फ्यूचर की टोटल डेप्रिसिएशन है, लेकिन उसे जब ईयर वाइज डिवाइड करते हैं तो वो सिर्फ डेप्रिसिएशन हो जाती है, सिर्फ डेप्रिसिएशन। एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी वर्ड होता है, वो क्या होता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट मींस जो डेप्रिसिएशन फ्यूचर में चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन मींस जो अमाउंट ईयर वाइज चार्ज होगी, और एक्यूमुलेटेड मींस जो पिछले सालों में चार्ज हो गई उसको टोटल कर लें तो एक्यूमुलेटेड बन जाती है। एक रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ो। Residual value of an asset is the current estimate of the amount that the entity would obtain from disposal of the asset. वो पैसे जो डिस्पोजल पे मिलेंगे एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, उसका शुरू में अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, डन है सर। यूजफुल लाइफ इज the period over which asset is expected to be used. नॉर्मली तो लाइफ ईयर्स में गिनी जाती है, लेकिन अगर मशीन और मेथड हो तो नंबर ऑफ आवर्स में भी गिन ली जाती है, नंबर ऑफ यूनिट्स में भी गिन सकते हैं अगर यूनिट्स मेथड हो। तो फर्स्ट लाइन में लिख पढ़े दोबारा, पीरियड ओवर विच, यहाँ तो ईयर्स की बात हो रही है, जितना अरसा एक एसेट इस्तेमाल होना है। लेकिन इसी के साथ जरा और करके दूसरी लाइन भी पढ़े,
number of units or similar number of production or similar units expected to be obtained from an asset, means to say life, useful life years में भी हो सकती है, और सेकंड लाइन का मतलब यूनिट्स में भी हो सकती है, और सिमिलर का मतलब हो गया यहाँ पे मशीन आज ये लिख रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट्स भी, एक मशीन से कितने यूनिट्स एक्सपेक्टेड है प्रोडक्शन यूनिट्स, या एक मशीन कितने घंटे इस्तेमाल होगी, तो डिपेंडिंग अपॉन द मेथड लाइफ ईयर्स के साथ साथ मशीन आवर्स या यूनिट्स में भी काउंट हो सकती है। आ जाता है थोड़ा सा दिन में से? कितने मेथड्स हैं बस इन ट्राई करें, जरा नाम बोलो। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये दोबारा आ जाने, ये सारी इसी डिस्कशन में सारे दोबारा आने। सम ऑफ डिजिट्स मेथड है, मशीन आवर मेथड है, यूनिट्स मेथड है। कैरिंग अमाउंट पढ़ें जरा। कैरिंग अमाउंट इज which asset is recognized, asset is recorded after deducting any cumulative depreciation. Carrying amount simply WDV है, तो कॉस्ट में से cumulative depreciation माइनस करते हैं, लेकिन इससे आगे जरा एंड में से रबर्स अंडरलाइन करें। एंड cumulative impairment losses का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, ये इंशाल्लाह एक आध दिन में हम बहस शुरू करते हैं। अभी तक कैरिंग अमाउंट मींस आपको क्या पता है? अगर कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट माइनस से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, और अगर इवैल्यूएशन मॉडल है तो फेयर वैल्यू माइनस से क्यूमुलेटिव। एक वर्ड और लिखा इम्पेयरमेंट लॉसेस, ये इंशाल्लाह भी डिस्कस करना है। ब्रैकेट पढ़े जरा। अब इसी कैरिंग अमाउंट के लिए और भी वर्ड्स हैं, नेट बुक वैल्यू भी वर्ड पढ़ते रहते हैं, WDV भी है, इज ऑफन टर्म यूज्ड इंस्टेड ऑफ कैरिंग अमाउंट। चलो आगे। देन लिखा हुआ है रिकॉग्निशन। यहाँ रिकॉग्निशन का मीनिंग है कि एक एसेट आपकी बुक्स में किस दिन डेबिट होना चाहिए। रिकॉग्निशन, रिकॉर्डिंग, एक एसेट मशीनरी प्लांट बिल्डिंग, ये आपकी बुक्स में किस दिन डेबिट होना चाहिए। ये ब्रैकेट में लिखते जगह था, रिकॉर्डिंग ऑफ एन एसेट एज एन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। रिकॉग्निशन एक वर्ड डी रिकॉग्निशन भी होता है। डी रिकॉग्निशन उसका मीनिंग है किस दिन बुक्स में से एसेट को क्रेडिट कर देना। रिकॉग्निशन डेबिट कर लेना, डी रिकॉग्निशन क्रेडिट कर लेना। किस दिन में से क्रेडिट करते हैं बुक्स में से? जब डिस्पोज हो जाए, जब उसका बेनिफिट हमें खत्म हो या फुली डेप्रिशिएट हो। लिखे चलें पढ़ेंगे। The cost of a property plant equipment, item of property plant equipment, ये item of property plant equipment क्या चाहिए? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आइटम यार, और सच्ची जाने दे उसका यार, लैंड बिल्डिंग मशीनरी आइटम्स है यार, ये भी नहीं। The cost of an item of property plant equipment shall be recognized as an asset if and only if, अगर दोनों पॉइंट्स अप्लाई हो जाए। सिंपल सी चीज पता आपको है। नंबर 1 ढूंढे मेन वर्ड, इट इज प्रोबेबल future benefits associated with the item will flow to the entity। जिस दिन ये probable हो कि हमें फ्यूचर में इंशाल्लाह बेनिफिट्स मिलेंगे एंड कॉस्ट ऑफ आइटम रिलायबली कॉस्ट पता चल जाए, उस दिन आपको क्या करना चाहिए? एसेट डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट कर लेना चाहिए। देखिए अगर आपने कोई डबल एंट्री करनी है तो इसकी कोई अमाउंट भी होनी चाहिए। अगर आपको मशीन मिल गई है लेकिन अभी उसकी इनवाइस नहीं मिली सप्लायर से और प्राइस अभी फाइनल नहीं है, तो आप एंट्री नहीं कर सकेंगे। एंट्री आप कब कर सकेंगे? जब कॉस्ट भी फाइनल हो जाएगी। तो आपको एसेट कहते हैं किसी जिसे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते हैं, तो जिस दिन से ऑनवर्ड्स फ्यूचर बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड हो और कॉस्ट हमें पता चल जाए, उस दिन हमें क्या करना चाहिए? एक आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अपनी बुक्स में एज एन एसेट डेबिट कर लेना चाहिए। तो जरा इसमें मेन वर्ड्स हाईलाइट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए अगर कभी लिखना पड़ जाए कि व्हेन टू रिकॉग्नाइज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज एन एसेट। बोलना जरा देख के बट। When it is probable that future economic benefits will flow to the entity, and number 2 cost of item can be measured reliably। Any confusion? नेक्स्ट पैराग्राफ आइए सेट थोड़ा दिन में लगेगा, ये बातें कुछ अर्सा पहले आइए सेट में हुई थी। स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट आर यूजुअली कैरिड एज इन्वेंट्री। यहां तक रुके, कोई एंट्री बोलने सोच के। स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट आर यूजुअली कैरिड एज इन्वेंट्री। कोई स्पेयर पार्ट खरीदा है, वो कहता है इन्वेंट्री के तौर पर रख लें। एंट्री
स्पेयर पार्ट डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। फिलहाल कहाँ होगा? किसी स्टोर रूम में होगा। आगे पढ़े। एंड रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज कंज्यूम्ड। अब इन स्पेयर पार्ट्स में से अगर कोई ऐसा स्पेयर पार्ट यूज हुआ जिसकी लाइफ 1 साल ही है तो उसकी एंट्री बताएं। स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम्ड एक्सपेंस डेबिट और स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन अगर ऐसा कोई स्पेयर पार्ट इस्तेमाल हुआ जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो नेक्स्ट लाइन पढ़े, नेक्स्ट लाइन पढ़े, नेक्स्ट लाइन पढ़े। However, major spare parts and standby equipments qualify as property plant equipment when entity expects to use them during more than one accounting period। पूरी स्टोरी का क्रक्स क्या है? स्पेयर पार्ट अगर खरीदा है तो खरीद के इन्वेंट्री में रख लेंगे। अगर कोई ऐसा स्पेयर पार्ट इस्तेमाल हुआ है जिसकी लाइफ 1 साल है तो उसे एक्सपेंस बना लेंगे। और अगर कोई ऐसा स्पेयर पार्ट है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो उसे पहले कैपिटलाइज करेंगे और फिर उसे डेप्रिशिएट करेंगे। इसके साथ एक आसिफ इंजीनियरिंग नाम लिखा पर्सन का। ये चीजें ऐसा ऐसा ना थोड़ी सी पिछली जहन में रिकॉल होनी चाहिए। तीन एंट्रीज की तरफ आपको लेके जाना चाहा है इस पैराग्राफ में। सबसे पहले स्पेयर पार्ट्स खरीदे, एंट्रीज बोलना। स्पेयर पार्ट डेबिट का मीनिंग क्या है? नहीं मतलब ये स्पेयर पार्ट डेबिट का मतलब इन्वेंट्री खरीद ली हमने, स्टोर में रख देंगे। अब इसमें से इस्तेमाल हुए स्पेयर पार्ट्स और अगर लाइफ है 1 साल से कम है या 1 साल के अंदर अंदर है तो स्पेयर पार्ट एक्सपेंस डेबिट, स्पेयर पार्ट्स क्रेडिट। स्पेयर पार्ट्स उठाए इस्तेमाल हो गए। लेकिन अगर कोई मेजर स्पेयर पार्ट है तो जिस एसेट में इस्तेमाल होगा वो एसेट डेबिट, मशीन फॉर एग्जांपल डेबिट एंड स्पेयर पार्ट्स क्रेडिट। और देन फिर इन स्पेयर पार्ट्स की जो लाइफ होगी उस पे इन्हें डेप्रिशिएट भी किया जाएगा। ठीक है। ये आसिफ इंजीनियरिंग मैंने लिखा किस टॉपिक में था? ये से पेज नंबर इसका क्या था? इस तरह की कोई चीजें पुरानी किसी डिस्कशन में दोबारा अगर आ जाए तो मकसद यही होता है आपको बताने का और पेज नंबर्स देखने का कि एक बार रिवाइज कर लें। पेज नंबर इसका था ये 129 पेज नंबर वॉल्यूम 1। ये लास्ट लाइन पढ़े सर इस पेज पे। एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट का मीनिंग हो गया मैटर। एज अ प्रैक्टिकल मैटर एज एन अकाउंटेंट सेंटेंस पढ़ा। इमटेरियल आइटम्स, ये क्या होती है? इमटेरियल आइटम्स, इनसिग्निफिकेंट आइटम्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज property plant and equipment even if they meet the definition criteria. For example, staplers, calculators, etc. एक कंपनी ध्यान में लाएगा, एक कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में स्टेशनरी यूज होती है। कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक स्टेपलर खरीदा गया। स्टेपलर ने अब यूज होना सर इसमें, और इसकी लाइफ भी नॉर्मली स्टेपलर्स या कैलकुलेटर्स लाइफ 1 साल से ज्यादा ही होती है। तो असूलन इनका क्या होना चाहिए? कैपिटलाइज होना चाहिए सर। एज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैपिटलाइज होना चाहिए। तो डबल एंट्री बोले को स्टेपलर दिया आपने, स्टेपलर डेबिट, कैश क्रेडिट 300 रुपए। अब ये 300 रुपए इसकी कॉस्ट हो गई। देन आप ये डिसाइड करेंगे कि अब इसे कॉस्ट मॉडल पर रखना है या फिर वैल्यू मॉडल पर रखना है। नहीं, डिपेंड करता है। लेट्स से हम अपने कॉस्ट मॉडल पर रख लिए, फिर आप इसकी वैल्यू एस्टिमेट करेंगे एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ स्टेपलर जो है कितने रुपए पे बिक जाएगा। फिर इसका मेथड सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन बेहतर रहेगा, रिड्यूसिंग बेहतर रहेगा, या सम ऑफ डिजिट्स बेहतर रहेगा, क्लास बेहतर रहेगा, या नंबर ऑफ पेजेस स्टेपल्ड बेहतर रहेगा। जितना का टाइम हम इस चक्कर में वेस्ट कर रहे हैं उतने के टाइम में ये 300 रुपए की जो वर्थ है इस कंपनी के लिए मटीरियल। तो जितना हम फजूल में टाइम इस चक्कर में वेस्ट करेंगे कौन सा मॉडल, उतनी ही देर में इसकी सिम चाहिए और कैश क्रेडिट से क्या बनना चाहिए? एसेट बनना चाहिए असूलन। लेकिन असूलन इस
मटेरियल आइटम्स पे अगर हम एसेट बना के टाइम वेस्ट करने के बाद में डेप्रिसिएशन और फिर मेथड चेंज हो रहा है, फिर फेयर वैल्यू जैसे प्लांट इक्विपमेंट टाइप चीज तो है कि आप इसे कैपिटलाइज करें और डेप्रिशिएट करें, आप सिंपली इसे क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट ही कर देंगे अपने लिए आसानी क्रिएट करने के लिए इमटेरियल चीजें, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर मटेरियल आइटम यानी इमटेरियल तो उसके लिए डिसीजन लें कि कैपिटलाइज होना ही अगर आइटम है इनसिग्निफिकेंट है तो इवन दो के क्राइटेरिया तो मीट हो जाएगा, लेकिन स्टिल आप इसे प्रॉफिटेबल नहीं चार्ज करें। हम बताएं मटेरियल नहीं होता क्या, हम अकाउंटेंट्स की कोशिश होती है, जस्ट एक सेकंड, हम अकाउंटेंट्स जो हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट से बचने की कोशिश करते हैं। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब यह है कि कोई सिग्निफिकेंट गलती ना हो जाए, लेकिन कोई इमटेरियल अगर आइटम है तो उस पर बिल्कुल टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और ऐसे ही टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम जब वर्किंग्स करते हैं तो आंसर पॉइंट्स में आ जाता है, अरे आंसर पॉइंट्स में आ जाता है, आपका दिल अब ये कर रहा होता है कि पॉइंट के बाद जितने डेट्स हैं वो सारे लिख लिए, लेकिन वो इमटेरियल बहस है। इसलिए मैंने हमेशा आपसे क्या कहा, मैक्सिमम 2 तक जाएं और राउंड ऑफ कर लें, बल्कि अगर रुपीज में कभी वर्किंग कर रहे हो तो इवन शायद हम उन्हें रुपीज में भी राउंड ऑफ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट सा मसला, ठीक है। कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए, मटेरियल मीन सिग्निफिकेंट गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इमटेरियल आइटम्स हैं तो उन पे ज्यादा टेंशन लेके ऐसे टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सर पूरा पेज करनी रिवाइज कर ये पूरा ना मेरी बात में कुछ ना नजर पड़ नहीं, जिस की वैल्यू कम हो और ऐसे भी ऐसे शेयर करने में सिग्निफिकेंट है तो उससे फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम बाद में वेस्ट हो रहा हो इन सिग्निफिकेंट में ही रिकॉर्ड। ये आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था कहीं मटेरियलिटी, आप आजकल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, चलिए इतना ही काफी है, हल्का हल्का सा धुंधला सा ख्याल आ रहा है। ये ऑनलाइन से बात आवाज ठीक है। ये फर्स्ट पेज पढ़ लिया था आपने मेरे साथ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जरा कहीं बता दीजिएगा, मैंने जरा नेट चेंज किया, मेरे इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा, तो बता दें यहाँ तक इशू नहीं कुछ। जी सेकंड पेज पर सर, पहले दो पेजेस जरा कंप्लीट करने, बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें से थोड़ा सा मेमोराइज करने वाली कौन सी चीज है। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जब भी कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम मींस बिल्डिंग मशीनरी व्हीकल वगैरह आप लेंगे तो आप इनिशियली उसे कैसे मेजर करेंगे। सेंटेंस अंडरलाइन करें, इनिशियली एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज मेजर्ड एट, शुरू में हमेशा आप किस पे डेबिट करेंगे एसेट को, वो फिर उसी बाद में डिसाइड करेंगे कि अब इसे फ्यूचर में कॉस्ट मॉडल पर रखना या फेयर वैल्यू मॉडल पर रखना। इनिशियली हमेशा किस अमाउंट पर डेबिट होगा, कॉस्ट पे, लेकिन कॉस्ट मींस ओनली परचेज प्राइस, कॉस्ट कंपोनेंट्स may be different depending upon whether the asset is, तीन चीजें ना ढूंढे, लोकली भी एसेट खरीदा जा सकता है,
इंपोर्ट भी हो सकता है किसी आउटसाइड कंट्री से, और सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है। अगर आपने कोई लोकली मशीन खरीदी है तो एक तो उसकी कॉस्ट में परचेज प्राइस आएगी, लेकिन कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकती है, कैरिज इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, कैरिज इनवर्ड्स, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ सकती है, ठीक है। तो ये वो सारा खर्चा जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने तक हुआ है, वो सारा फिर उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर इंपोर्ट हो तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें बीच में आ जाती हैं, इंपोर्ट ड्यूटी होती है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट डजंट ओनली मींस परचेज प्राइस, ऑल अमाउंट्स इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। इसी तरह जरा सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड है मिला IAS 23, कभी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आपने वर्ड सुना, तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या आता है, एक्सपेंडिचर्स आते हैं, और उसमें फिर बोरिंग कॉस्ट भी आ जाती है जो कैपिटलाइज हो रही है, एक्सपेंडिचर्स प्लस बोरिंग कॉस्ट उसकी टोटल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। अगर लोकली परचेज है तो परचेज प्राइस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी। अगर इंपोर्ट है तो इन्हीं दो तीन चीजों के साथ साथ इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस हो जाएंगे, और अगर कुछ सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड है तो एक्सपेंडिचर्स प्लस बोरिंग कॉस्ट कंसिडर होकर टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। एक जनरल रूल क्या है, एक सेंटेंस अंडरलाइन करें, all amounts incurred to bring the asset into working condition as intended by management जिस तरह से एक एसेट को इस्तेमाल करना चाहती है, जिस जगह पे, जिस कंडीशन में, उस वर्किंग कंडीशन तक लाते लाते जो खर्चा होना है वो सारा एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल आप ये आपके सामने क्लास में एसी लगा हुआ, इस रूम में एसी को वर्किंग कंडीशन तक लाते लाते जो कॉस्ट इंकर होगी वो सारी इस एसी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। मसलन फॉर एग्जांपल अगर ये किसी सप्लायर से खरीदा गया तो इसकी परचेज प्राइस होगी, देन उसके बाद इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, फिर उसके बाद इसने इंस्टॉल होना है, इसकी वायरिंग होनी है, तो इंस्टॉलेशन वायरिंग कॉस्ट कंप्लीट होके जो टोटल कॉस्ट आएगी वो फिर इस एसी की फाइनल कॉस्ट कहलाएगी, वो फिर फ्यूचर में डेप्रिशिएट होगी, ठीक है। देन उसके बाद जरा डेप्रिसिएशन के हवाले से कुछ बातें होती रही हैं पिछले दिनों में, आज आए जरा इस स्टोरी को भी फाइनल करें। 3 पॉइंट्स लिखे हुए डेप्रिसिएशन के एंगल से, पॉइंट्स रिमेंबर फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होती है, ये वर्ड जरा ढूंढ के फाइनल करना जरा। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। इट इज इररिलेवेंट कि एसेट एक्चुअली कब से यूज हो रहा है, इस डेट से ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगी व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। कब तक रिकॉर्ड होती रहेगी, पढ़े सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ, डेप्रिसिएशन शैल स्टॉप व्हेन द एसेट इज डीरिकॉग्नाइज्ड मींस डिस्पोज हो जाए या बुक से निकाल दिया जाए, यूजलेस हो गया, ठीक है। देन उसके बाद एक बात आई थी पिछले दिनों IAS 20 में गवर्नमेंट ग्रांट्स में, डेप्रिसिएशन शैल नॉट स्टॉप सीज व्हेन द एसेट इज टेम्परेरी आइडल। यहीं तक नहीं गए, अगर एसेट टेम्परेरी तौर पे आइडल रहा है, आइडल का मतलब पड़ा रहा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, यूजलेस पड़ा हुआ, तो इवन देन एसेट डेप्रिशिएट होता रहेगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन मैंने आपसे उस जमाने में कही थी, सेंटेंस पूरा करें, अनलेस यूजेज मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन ब्रैकेट पढ़े मशीन आर और यूनिट्स मेथड्स आर यूज्ड। मतलब बेटा इसका ये है कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या सम ऑफ डिजिट्स मेथड की बेस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं और एसेट आइडल पड़ा है तो इवन देन डेप्रिशिएट होगा। लेकिन अगर मशीन आर मेथड है या यूनिट्स मेथड है तो आप डेप्रिसिएशन फिर कैलकुलेट कर नहीं सकेंगे। वजह उसकी क्या है, अगर मशीन आर मेथड है तो मशीन आर मेथड में होता ही है कि आपने एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर मशीन आर कैलकुलेट किया होता है, ठीक है सर, लेकिन उसका मल्टीप्लाई करना होता है कि कितने एक्चुअल आवर्स एसेट हमारा यूज हुआ है, और अगर ड्यूरिंग द ईयर हमारा एसेट यूज ही नहीं हुआ और एक्चुअल मशीन आवर्स ही 0 है तो जिस रेट को भी आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू की हुई है और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ही 0 है तो आपका जो भी रेट होगा तो आपकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। तो अगर कौन से दो मेथड्स हो, मशीन आर मेथड या प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, तो फिर तो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अदरवाइज टेम्परेरी आइडल एसेट भी डेप्रिशिएट होगा। ऑब्वियसली फिर कौन से 3 मेथड्स रह जाएंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और तो बात असल में ये है कि आइडल एसेट डेप्रिशिएट होता रहेगा अनलेस कौन से मेथड्स आ जाए, मशीनर मेथड या यूनिट्स मेथड, फिर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब याद रहेगी पूरी बात। फर्स्ट लाइन क्या है वापस है, डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब होती है, कब तक होती रहती है,
जब तक एसेट हमारे पास है, डी रिकॉग्नाइज ना हो जाए, बुक से क्रेडिट ना हो जाए, और अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज एसेट कुछ ऐसा आइडल रहा है टेम्परेरी तौर पे, तो इवन देन डेप्रिशिएट होता रहेगा अनलेस मशीन और मेथड्स या यूनिट्स मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? वॉल्यूम 1 एक सेकंड निकालिएगा। ये अगर चंद दिन, 2-3 दिन जब तक मैं ना कहूँ, अभी वॉल्यूम 1 अपने पास ही रखिएगा। नहीं, मशीनें तो डेप्रिशिएट होती रहती हैं, मशीनें तो पड़ी पड़ी भी खराब हो जाती हैं, लेकिन अगर आपने मशीन और मेथड बनाया हुआ है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, मशीन और मेथड यूज करना शुरू किया हुआ है या यूनिट्स मेथड यूज करना शुरू किया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मतलब ये बात नहीं, बात आपको बिल्कुल ठीक है, एसेट पड़ा पड़ा भी डेप्रिशिएट हो रहा है, ऑब्सोलीट होने से भी, पुराना होने से भी उसकी वैल्यू कम हो रही है, हम लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अगर मशीन और मेथड या यूनिट्स मेथड कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, इसलिए फिर कैलकुलेट ना होने की वजह से हम ऑब्वियसली फिर एंट्री नहीं कर सकेंगे। जी ये स्टोरी बेटा एक जगह आई थी, पेज नंबर 236 जरा ढूंढना हो सकता, बल्कि आपने रजिस्टर में कहीं लिखा होगा, मैं एक मिनट ढूंढूंगा। पेज नंबर 238 पे एग्जांपल 10, इसका जरा आंसर ढूंढना अपने रजिस्टर में। जल्दी ढूंढिएगा। सर 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 रजिस्टर, वेयर इज रजिस्टर? उस रजिस्टर पे एक सेंटेंस मेरा ख्याल आप लोग लिख रहे थे, थोड़ी सा खाली जगह मैंने छोड़ी थी, जरा ढूंढने जरा कहीं, या इधर ही लिखी थी, किस जगह? पेज नंबर 238 पे है कि या 39 पे? ये कहाँ मेरे ख्याल बुक पे शायद लिखा हुआ, पेज नंबर 238 पे शायद लिखा हुआ कहीं, ढूंढेगा किस जगह? मेरे ख्याल दूसरा पैराग्राफ, रिक्वायरमेंट्स ऊपर पैराग्राफ कंप्लीट करने जरा ये सेंटेंस आके दोबारा कभी नजर पड़े तो यहाँ भी रिवाइज हो रहा है। हाँ जी, अनलेस पे छोड़ा हुआ है हमने, पेज नंबर वही है 238, रिक्वायरमेंट्स ऊपर वाला पैराग्राफ है मेरा ख्याल। जॉन स्टूडेंट्स आप भी जरा देखें। हाँ जी, टेम्परेरी आइडल एसेट इज डेप्रिशिएटेड अनलेस मशीन और प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड इज यूज्ड। ठीक है, नॉर्मली या तो स्ट्रेट लाइन अक्सर आता है क्वेश्चन में या रिड्यूसिंग बैलेंस, लेकिन आइडिया हर एक का होना चाहिए। अभी इंशाल्लाह शायद कल एक क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे जिसमें आर्स की बेस पे भी डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट होती है, तो हर एंगल से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना ताकि एग्जामिनर जो भी यूज करे अकॉर्डिंगली हम वर्किंग कर सकें। तो अनलेस मशीनर और प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड इज यूज्ड। अभी अनलेस का मतलब क्या हो रहेगा, समझ आ जाएगा सेंटेंस? अनलेस आइडल एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता सवाई इसके के मशीन और मेथड या यूनिट्स मेथड यूज हो रहा हो, फिर डेप्रिशिएट होगा। इन दो केसेस में, चले फाइनल कर दें, इन दो केसेस में डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं कर पाएंगे। क्या वजह है वैसे इसकी, क्यों नहीं चार्ज कर पाएंगे? अगर एक्चुअली यूनिट्स ही नहीं बने और एक्चुअली अगर मशीन यूज ही नहीं हुई, तो फिर जो भी रेट होगा हमारा, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, आ जाए वापस पेज नंबर 2। देन जरा एक थर्ड पॉइंट जो भी हम पढ़ रहे थे डेप्रिसिएशन वाला, इसके नीचे 2 सब पॉइंट्स और लिखे हैं। डेप्रिसिएशन साथ साथ रहेगा जी, यहाँ से डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज एन एक्सपेंस। मेरी तरफ जरा देख के डेप्रिसिएशन की एंट्री बोला। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लेकिन इसकी भी बेटा एक एक्सेप्शन है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज एन एक्सपेंस, रिलैक्स रह के आगे पढ़ेगा, अनलेस एसेट इज यूज्ड टू ब्रिंग अनदर एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। डेप्रिसिएशन हमेशा एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में चार्ज होनी है अनलेस कोई एक एसेट
किसी दूसरे एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए इस्तेमाल हो जाए। मसलन इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, अक्सर आपने इधर उधर सड़क पे आते जाते देखा होगा कि कोई प्लाजा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो बिल्डिंग बनाई जा रही है। उस बिल्डिंग बनाए को बताते हुए समटाइम्स कुछ क्रेन्स लगी होती हैं, बड़ी बड़ी क्रेन्स यूज हो रही होती हैं। तो अब क्रेन भी एक एसेट और बिल्डिंग भी एक एसेट, क्या ख्याल है? अब लेट्स से एक क्रेन है, वो 6 मंथ्स किसी बिल्डिंग को बनाने में इस्तेमाल हुई है, तो अब क्रेन ने डेप्रिशिएट होना, लेकिन इन 6 महीनों की डेप्रिसिएशन किस चीज की उस क्रेन की, किसको बनाने में इस्तेमाल हुई है। तो अब बिल्डिंग की अपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो यकीनन बिल्डिंग में मटेरियल लगेगा, सीमेंट, सरिया वगैरह वगैरह, ये सब कुछ प्लस कर रहे होंगे आप एक्सपेंडिचर्स में। लेकिन ये जो क्रेन है, इसकी जो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है, ये भी अब प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी, ये भी बिल्डिंग की कॉस्ट में चलेगी। कौन सा एसेट किसको बनाते हुए इस्तेमाल हुआ है? तो अगर विजुलाइज कर सके, क्रेन इस्तेमाल होने से क्रेन की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन वो किधर इस्तेमाल हुई है? तो बिल्डिंग की वर्थ बढ़ रही है, बिल्डिंग वाला एसेट बढ़ रहा है। तो एक एसेट अगर किसी दूसरे एसेट को बनाने में इस्तेमाल हो, तो उस रेलेवेंट टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन फिर एक्सपेंस आउट नहीं होगी, वो कैपिटलाइज हो जाएगी। किसकी डेप्रिसिएशन है? क्रेन की। लेकिन क्या उससे बन रहा है? तो क्रेन की डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगी? बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। फिर डेफिनेटली जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट बन जाएगी, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंडिचर्स एंड बोरिंग कॉस्ट भी करा, तो फिर वो टोटल कॉस्ट डेप्रिशिएट होगी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। तो अगर एक एसेट किसी दूसरे एसेट को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, तो उस रेलेवेंट टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज होगी, एक्सपेंस आउट होगी। क्यों कैपिटलाइज होगी? क्यों कैपिटलाइज होगी? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलाइजेशन? अभी थोड़ी देर पहले हम क्या पढ़े थे? वो सारे खर्चे जो किसी एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए इंकर हो रहे हैं, वो सारे उस एसेट की कॉस्ट में जाएंगे। तो वो सारे खर्चों में अब एक उस एसेट की भी डेप्रिसिएशन शामिल हो जाएगी जो एसेट इस्तेमाल हुआ है किसी दूसरे एसेट को बनाने में। पहला सेंटेंस दोबारा पढ़ें। Depreciation is charged as an expense unless asset is used to bring another asset into working condition. ठीक है यहाँ तक? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है? आगे मेरे साथ ही पढ़िए। तो ये छोटी छोटी चीजें कुछ ऐसी आ रही हैं जिन्होंने फिर अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो जाना, बड़े बड़े क्वेश्चंस में साथ लिंक हो जाना। तो मेरे साथ जरा आज कॉन्सेप्ट जरा सही क्लियर कर दीजिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? बात सही समझ आ गई? बाय डिफॉल्ट हमेशा डेप्रिसिएशन की क्या एंट्रीज हमें आनी चाहिए? लेकिन अगर पता चल जाए कि कोई एक एसेट है जो किसी दूसरे एसेट को बनाने में इस्तेमाल हुआ है, तो फिर उस टाइम पीरियड को हम ढूंढेंगे कि किस टाइम पीरियड में ये काम हुआ है, और दैट टाइम उस टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन फिर उस दूसरे एसेट में कैपिटलाइज हो जाएगी। अभी मैं एंट्री भी करवाता हूँ आपसे, जरा पैराग्राफ आप पूरा कर लेंगे। In such case, depreciation of the asset is capitalized to the cost of that other asset. For example, equipment is used to install a plant or machinery for a period of 3 months during the year. 3 months depreciation should be capitalized to the cost of plant or machinery, and remaining 9 months depreciation of equipment should be expense out. Let's assume equipment की cumulative depreciation पूरे साल की है 1 लाख। एक एंट्री बनानी है, जरा कैलकुलेटर पकड़ो। इसकी डेप्रिसिएशन मैंने आपके सामने लिखी। इक्विपमेंट जो इस्तेमाल हुआ है उसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन है 1 लाख। डबल एंट्री क्या बनेगी डेप्रिसिएशन? लेकिन अब डेबिट में जरा रुक जाए, क्या इक्विपमेंट ने क्रेडिट होना? सर इक्विपमेंट ने क्रेडिट होना सर, तो उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन क्रेडिट मींस इक्विपमेंट तो कम होना पूरे साल 12 महीनों का, लेकिन डेबिट का बस ब्रेकअप होना। डेबिट का ब्रेकअप कैसे होगा? कैलकुलेटर पकड़ रहा। 1 लाख में से कितने मंथ्स? इसी डाटा की बेस पर कर लो। 1 लाख में से कितने मंथ्स? 3/12 कर रहा। 25,000 कहाँ डेबिट हो जाएगा? प्लांट में। और बैलेंसिंग फिगर कितनी रह जाएगी? 75,000। इसके अगेंस्ट क्या डेबिट हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। तो वो अमाउंट जो किसी एसेट की कॉस्ट से रिलेटेड है उसमें कैपिटलाइज हो जाएगी, उस टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन, और जो अदरवाइज रिमेनिंग रह जाएगी वो प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी। मेरी बात समझ आ गई? 1 लाख से मैंने क्या क्रेडिट किया? किसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन?
इक्विपमेंट की। तो डेबिट का बस ब्रेकअप होना, जो जिस टाइम पीरियड में एसेट बनता रहा है उस टाइम पीरियड में एसेट डेबिट हो जाएगा, और जो अदरवाइज एसेट इस्तेमाल हुआ है वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में माउंट चल जाएगा। ये एंट्री लिखना था साथ में, जगह बन जाएगी। एक नजर पढ़ लें पैराग्राफ, कोई मसला इसमें? Depreciation is charged as an expense unless in that case the depreciation of the asset will be capitalized to the cost of that other asset. किसकी depreciation किधर? जो यूज हो रहा है उसकी depreciation किधर? जो यूज होने से जो एसेट बन रहा है। इक्विपमेंट यूज हो रहा है प्लांट के लिए, तो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कहाँ जा रही है? प्लांट में डेप्रिशिएट नहीं होना, वो भी होना है। कब होना है? लेकिन जब बन जाएगा, अवेलेबल फॉर यूज होना है। ठीक है, तो इस वक्त हमने किस एसेट की डेप्रिसिएशन की एंट्री की है? इक्विपमेंट की, जो इस्तेमाल हुआ है। अब प्लांट अगर ज़हन में लाएंगे तो प्लांट की कॉस्ट में अकॉर्डिंग टू दिस डाटा 25,000 भी ऐड हो जाएगा, और फिर टोटल कॉस्ट जब एक्यूमुलेट हो जाएगी और प्लांट अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा, तो वहां से ऑनवर्ड्स ये 25,000 भी कॉस्ट में शामिल होगा, फिर वो टोटल कॉस्ट डेप्रिशिएट होगा। एनी कंफ्यूजन? चलो आगे, एंट्री लिखिए। नेक्स्ट लाइन में कहता है आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शैल बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट। अब आज जरा डिटेल में कुछ बात करते हैं कि ये जो कॉस्ट है इसमें क्या सिर्फ परचेज प्राइस ही आती है, कुछ और भी आता है? जी, सिर्फ परचेज प्राइस ही आती है। अब ऊपर थोड़ी सी बात की है मैंने, लेकिन अब ये जो पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे रिमेनिंग डिटेल है, ये कॉस्ट कंपोनेंट्स, कॉस्ट में एसेट की कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं और कौन सी चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए, इस पे जरा डिस्कशन अब होगी। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, हेडिंग समझ आ रही है? इस वक्त क्या आप डिस्कस करने लगे? कॉस्ट के एलिमेंट्स का मतलब हम ये बार बार कह रहे हैं कि एसेट ने इनिशियली कॉस्ट पे मेजर होना। अब हम ये डिस्कस करने लगे कि ये कॉस्ट में क्या क्या शामिल है। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल? ऑल अमाउंट्स इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। लेकिन अब उसको हमने डिटेल में एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करना। पढ़े पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना। Amounts that should be included in the initial cost of an asset are those that are necessary to bring the asset into location and condition, उस जगह उस हाल में, that enable it to be used as intended by management। ये तो बेसिक प्रिंसिपल दोबारा थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स के साथ लिखा हुआ है। It is calculated as follows। अब यहाँ से ऑनवर्ड जो कुछ हम पढ़ेंगे उसको पढ़ते हुए आप इस तरह से अज्यूम कर लें कि लेट्स अज्यूम कोई एक मशीनरी है जो आप परचेज कर रहे हैं। इस मशीनरी का सप्लायर फॉर एग्जांपल जर्मनी में है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं। मशीनरी का सप्लायर सपोज जर्मनी में है और आपने ये मशीनरी इंपोर्ट करके अपने इस मशीनरी को इंपोर्ट करके आपने लाहौर में सपोज अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करनी। आपका बिजनेस कहाँ है? लाहौर में। लाहौर में आपकी फैक्ट्री है और आपने ये मशीनरी कहाँ से इंपोर्ट करके, जर्मनी से किसी सप्लायर से इंपोर्ट करके लाहौर में फाइनली अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करके यूज करनी है। तो इस स्टोरी को जरा ज़हन में रखें। अब जरा ABCD पॉइंट्स लिखे हुए आए, कंसंट्रेशन रखें। शायद बहुत कुछ आपको पता भी है, कुछ नई चीजें भी हैं। अब कैलकुलेट क्या करेंगे जी हम इस स्टोरी में कि मशीनरी की कॉस्ट में क्या क्या आने लगा। तो फर्स्ट ए पढ़े, परचेज प्राइस।
किसको देंगे आप? सप्लायर को। लेकिन लेस आगे लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट, ये क्या होती है? निगोशिएशन डिस्काउंट। उसने प्राइस कोट करनी है, हमने बहस शुरू कर देनी है, नहीं 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 नहीं, तो वो जो नेट अमाउंट फाइनली डिसाइड होगी वो परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। एक डिस्काउंट और भी है जो रेशियोज में काफी आती है, सेटलमेंट डिस्काउंट। वो होती है अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट, ये होती है निगोशिएशन पे। उसने कहा 2000 की चीज है, हमने कहा नहीं 500 दूंगा, बहस होती रही और 600 पे बात आपने पूरी करवा ली। तो ये जो 1400 आपने छुड़वा ली है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। आप अपनी परचेज कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? बस 600 पे। सेलर अपनी सेल 600। तो ये सिंपली नेट ऑफ डिस्काउंट परचेज और सेल रिकॉर्ड होती है। तो परचेज प्राइस में से क्या लेस कर देंगे? ट्रेड डिस्काउंट, प्लस क्या कर देंगे? इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब ये जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं, ये सेल्स टैक्स की नेचर के भी होते हैं और इनकम टैक्स नेचर के भी होते हैं। ठीक है, लेकिन कौन से टैक्सेस? रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, चाहे वो सेल्स टैक्स हो या इनकम टैक्स हो। ब्रैकेट में जरा लिखना, बट सेल्स और इनकम लिखा हुआ। यहाँ सेल्स का मतलब सेल्स टैक्स, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस सेल्स टैक्स से रिलेटेड हो या इनकम टैक्स से रिलेटेड। आप में से मेजोरिटी पढ़ रहे होंगे टैक्स, बीच में इनकम टैक्स भी आता है, सेल्स टैक्स भी आता है। गवर्नमेंट असल में क्या करती है, पाकिस्तान में टैक्स देने का उस तरह से कल्चर नहीं है, तो गवर्नमेंट का भी फिर जहां दिल करता है, जिस नाम से दिल करता है, गवर्नमेंट भी टैक्स लेना शुरू हो जाती है। तो जैसी कोई चीज इंपोर्ट होती है, कुछ सेल्स टैक्स के लॉ में लिखा हुआ है कि सेल्स टैक्स के नाम पे ले लेना, कुछ इनकम टैक्स के लॉ में लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स के लॉ में लेना। लेकिन ये टैक्सेस दो तरह के होते हैं, ये रिफंडेबल भी हो सकते हैं, नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल का मीनिंग क्या होगा? तो अगर आपने कोई टैक्स दिया और वापस ही मिल जाना, तो वो तो फिर आपकी कॉस्ट नहीं है, वो तो वक्ती तौर पे आपने दिए पैसे, बाद में रिफंड हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई नॉन रिफंडेबल है, तो आपका एक्सपेंस का हिस्सा बन जाए। नॉन रिफंडेबल आपने पैसे दिए और आपका ये टैक्स रिफंड अगर नहीं होना, तो फिर आपकी परचेज कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। दोबारा पढ़ने पूरा सेंटेंस। परचेज प्राइस लेंगे, लेस क्या करेंगे यार, और इसमें प्लस क्या करेंगे, और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। आगे चलो, देन लिखा हुआ है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, उसकी फिर नीचे एग्जांपल्स लिखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, या इस तरह करें, जरा दोबारा ये मशीनरी वाली एग्जांपल्स इनमें ले। ये मशीनरी अब कहां से ट्रेवल होनी है, ट्रेवल से शुरू करना है और कहां पहुंचना है? जर्मनी से इसने ट्रेवल करके लाहौर पहुंचना है। तो जर्मनी से अब इसने जब ट्रेवलिंग स्टार्ट करनी है, तो नॉर्मली ये जो मशीनरीज होती हैं या गुड्स होती हैं, ये बाई एयर नहीं आती। बाई एयर बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती हैं, तो ये नॉर्मली बाई शिप आती हैं। अब बाई शिप मीन्स जर्मनी की किसी पोर्ट से इस मशीन ने पहले अपना सफर शुरू करना है और पाकिस्तान में किसी पोर्ट पे, कराची या गवादर वगैरह पे पहुंचेगी। तो रास्ते का जो सी है, सी फ्रेट भी होता है, वो भी कैरेज इनवर्ड्स बन जाएगा। फिर जब पोर्ट पे पहुंचती है गुड्स, वहां पर ये इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस कलेक्ट कर लेती है गवर्नमेंट। लेकिन पोर्ट से, अगर कराची सपोज पोर्ट है, वहां से फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी होनी है लाहौर तक, वो भी कैरेज इनवर्ड्स होगा। फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन जब लाहौर तक आ जाएगी मशीनरी, फिर मशीनरी को आपने इंस्टॉल करना है, उसकी वायरिंग होनी है, फिर उसकी कोई टेस्टिंग वगैरह शायद हो, तो ये जो सारे खर्चे होने, इन्होंने कैपिटलाइज होने। तो अब इन्हीं की कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं। यहाँ बी में पहली आई है कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। मतलब इसका इस तरह से होता है, डेफिनेटली अपनी मशीनें उस तरह से इंस्टॉल हुई नहीं देखी होंगी, लेकिन अगर कॉलेज के बाहर आप जहन में लाएं, जब आप कॉलेज के दरवाजे से एंटर होते हैं, तो एक दरवाजे के बाहर एक जनरेटर पड़ा है, लेकिन आप अगर कभी नोट करें तो वो जमीन के ऊपर नहीं पड़ा। जमीन के ऊपर पानी वगैरह से वो तो जंग लग जाएगा उसे, तो उसको एक जमीन के ऊपर पहले एक ईंटों की कोई बेस बनाई हुई, फाउंडेशन सी बनाई हुई, उसके ऊपर उसे रखा हुआ, तो उसको कह रहे हैं यहाँ साइट प्रिपरेशन, जिसके ऊपर आपने अपना एसेट रखे, फाउंडेशन कह लें, या अब उसमें खर्चा तो होगा ना यार, उस पर सीमेंट वगैरह से जो भी ईंटें लगनी है, ताकि एसेट को उसके ऊपर रखा जाए, साइट बनाई जा सके जहाँ एसेट रखा जाना है। तो अगर कोई इस तरह का खर्चा है, तो ये भी फिर उसी एसेट के लिए नेसेसरी है, इसलिए एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ये समझ आ गई साइट प्रिपरेशन? जिस जगह पे एसेट रखना है, उस जगह पे कोई अगर खर्चा करना है उसको रखने के लिए, तो वो साइट जहाँ पे उसे प्लेस होना है, उसकी कॉस्ट की बात हो रही है। जी सर। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट आपने खरीदा कोई, तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए वो सब कुछ आपने पहले ऐड कर लिया होगा। देखिए, एक चीज है इक्विपमेंट की कॉस्ट,
इक्विपमेंट की जब आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसकी कोई परचेज प्राइस होगी, उसकी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, उसकी कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट अगर फॉर एग्जांपल है तो वो भी होगी, तो ये तो उसकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। अब वो इक्विपमेंट डेप्रिशिएट हो रहा था, तो इक्विपमेंट यूज हुआ है किसी और एसेट के लिए, तो उसकी वो जो भी डेप्रिसिएशन बनती है वो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन अब उस दूसरे एसेट में ऐड हो जाएगी, और जो दूसरा एसेट है उसको भी आपने परचेज किया होगा हो सकता है, या खुद बना रहे होंगे, फिर उसकी कोई साइड प्रिपरेशन हुई होगी, तो उन सब खर्चों के साथ साथ उस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन भी इसकी कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, इक्विपमेंट ने डेप्रिशिएट होना है, उसकी कॉस्ट ने डेप्रिशिएट होना है, उसकी कॉस्ट में क्या क्या होगा वो भी सब कुछ वही होगा। तो इक्विपमेंट की अपनी कॉस्ट होगी और इस बिल्डिंग की इस मशीनरी की अपनी कॉस्ट होगी। तो इस वक्त लेट्स अज्यूम हम इस बिल्डिंग मशीनरी की बात कर रहे हैं जिसे आपने इंपोर्ट कर दिया था, ये जब आपके पास पहुंची तो आपने अब इसे जिस जगह रखना है उस जगह को बनाने के लिए भी कोई खर्चा होना है, तो दैट साइट प्रिपरेशन कॉस्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ दिस मशीनरी, इसी मशीनरी ने उस पे रख के इस्तेमाल हो। अब क्लियर जी? हम इसे कहते हैं बी पार्ट में किसकी एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में नंबर 1 क्या पढ़ा हमने? कैरिज इनवर्ड्स ऑफली बार बार बात होगी, कैरिज आउटवर्ड्स वैसे क्या होता है? वो सेलिंग से रिलेटेड खर्चा होता है, तो चीजें बेचने का खर्चा ऑब्वियसली यहाँ कंसिडर नहीं होगा। कैरिज इनवर्ड्स परचेज से रिलेटेड अगर कोई कॉस्ट है, चीजों को अपने पास लाने का खर्चा, फिर इंस्टॉलेशन, ठीक है, एंड असेंबली। समटाइम्स जो एसेट्स होते हैं वो पार्ट्स में पहुंचते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कैलकुलेटर होगा, कुछ लोगों के पास जो कैलकुलेटर है उसके पास ऊपर एक कवर भी होता है, तो एक सेकंड जरा कवर उतारे, एक हाथ में आपके कैलकुलेटर आ गया, कवर आ गया, तो अगर कोई एसेट इस तरह से हो और अब आप इस कवर को इस कैलकुलेटर के ऊपर अगर चढ़ा दें, तो ये जो काम आपने किया इसे कहते हैं असेंबली, पार्ट्स को आपस में जोड़ देना। तो जोड़ लें जरा, तो ये अब आपने क्या किया, अपने इस कैलकुलेटर को असेंबल कर दिया, सेपरेट कर लिया, असेंबल कर दिया। तो मशीन ने समटाइम कार्टन्स में होती हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स के लिए कार्टन्स, लेकिन उसमें पार्ट्स में होती हैं, और फिर उनको जोड़ना आपस में, ये असेंबली कहलाता है। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो, असेंबली कॉस्ट हो, मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के खर्चे। सही समझ आ रही? एनी कंफ्यूजन? अब ये याद भी करनी है, जरा यहाँ कितने हो गए जरा बता दें, कौन कौन से हो गए? देन नंबर 4 लिखा है प्रोफेशनल फी। अब ये मशीनरी अगर कोई स्पेशलाइज मशीनरी है और इस मशीनरी ने अब आपकी फैक्ट्री में इंस्टॉल होना है, लेकिन इंस्टॉलेशन की एक्सपर्टीज सपोज आपके पास नहीं है, आपने जर्मनी से सप्लायर से ही कहा कि जी कोई इंजीनियर साहब भी भेजें जो जरा इस मशीनरी की टेस्टिंग के प्रोसेस को और इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को सुपरवाइज कर सके ताकि ये सही तरह इंस्टॉल हो सके। तो अब जो इंजीनियर साहब आएंगे उनकी भी आप कॉस्ट पे करेंगे, तो उनको जब पैसे दे रहे हैं वो भी इसीलिए है ताकि एसेट वर्किंग कंडीशन में आ सके। मतलब यहाँ किसी अकाउंटेंट की ऐसी बात नहीं हुई, ये मशीनरी की इंस्टॉलेशन में अगर कोई प्रोफेशनल हायर हुआ है और उसने आपसे कोई अपनी फीस ली है तो उस प्रोफेशनल फीस की बात हो रही है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखें, फॉर एग्जांपल एनी इंजीनियर्स फी, एनी अदर टेक्नीशियन। हम असल में कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, कोई स्टोरी पता ना, हम ये देखना चाह रहे हैं मशीन हमें कितने की पड़ी, तो सिर्फ परचेज प्राइस की नहीं पड़ी, फिर इंपोर्ट ड्यूटी भी पड़ी, इसी की वजह से पड़ी, फिर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी पड़े, साइड प्रिपरेशन भी हुई, कैरिज इनवर्ड्स भी हुआ, इंस्टॉलेशन करवानी पड़ी, असेंबली करवाई, तो प्रोफेशनल अगर हायर किया तो उसकी भी कॉस्ट आ गई, लेकिन गेम अभी भी आगे चल रही है। कितनी चीजें होगी सर ये? नंबर 5, देन विल कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग द प्लांट, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग द एसेट, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग दैट द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। अभी ब्रैकेट में एक सेकंड आ रहा है। देन चीजों को इस्तेमाल करने से पहले, इससे पहले कि आप उन्हें इस्तेमाल करके उनसे गुड्स बनाएं और गुड्स को सेल करें, आप एसेट्स को टेस्ट भी करते हैं। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट शायद समझने के लिए आसानी हो जाए। समटाइम जब नई बाइक ली जाती है तो उस पर ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता, उसकी एक रनिंग सी पूरी की जाती है। अगर कोई इतफाक हो किसी को नई बाइक या नई गाड़ी कर ली जाए तो उसे चलाया भी जरा स्लो जाता है और उस पर शायद किसी को बिठाया भी नहीं जाता, चंद दिन उसके जरा कुछ रनिंग शनिंग पूरी की जाती है। तो वो बेसिकली क्या होता है, उसे प्रॉपर्ली वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कुछ उसे आराम आराम से त्याग से चलाया जाता है। इसी तरह कोई मशीनरी अगर है तो एकदम उस पर सारा लोड नहीं डाल दिया जाएगा, शुरू में जरा चेक किया जाता है कि इससे आउटपुट वैसी ही बन रही है जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं बन रही है, तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। लेकिन एक मशीनरी को अगर आपने टेस्ट करना है तो आप उसमें रॉ मटेरियल इनपुट करेंगे, तो समझ जाएंगे प्लीज।
रॉ मटेरियल इनपुट करेंगे। अब ये रॉ मटेरियल का इनपुट करना है तो आपको इसे खरीदना पड़ेगा, तो इसको खरीदने में ये जो कॉस्ट आएगी, ये रॉ मटेरियल आप खरीद क्यों रहे हैं, ताकि उसे टेस्ट कर सकें, तो यही रॉ मटेरियल की कॉस्ट है आपकी कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग कहलाएगी। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है, अब रॉ मटेरियल आपने टेस्ट किया, उसके रिजल्ट में कुछ फिनिश गुड्स बन सकती हैं। अब अगर फिनिश गुड बन जाएंगी तो उसको आप बेच भी सकते हैं, और बेचने से फिर पैसे आ भी सकते हैं। तो समटाइम्स टेस्टिंग के रिजल्ट में फिनिश गुड्स बन जाने से फिर आप जब बेचेंगे तो इनफ्लो भी हो सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का मटेरियल था जो आपने टेस्टिंग पर्पसेस के लिए खरीदा था, और अल्टीमेटली फिनिश गुड्स जो बनी है और आपने बेची है, 1,20,000 वहां से भी मिल गया, तो इन दोनों को फिर आपस में प्लस कर लेंगे, नेट ऑफ कर लेंगे। नेट ऑफ का मतलब क्या हुआ, रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर कैश आउटफ्लो हुआ, लेकिन उससे अगर कुछ चीजें बन गई और बाद में वो बिक गई, तो वो जो कैश इनफ्लो होगा उसको फिर आपस में नेट ऑफ करके नेट टेस्टिंग कॉस्ट आ जाएगी। देख सकेंगे जरा ब्रैकेट में जाए, नेट ऑफ एनी proceeds made from the sale of items produced during testing। टेस्टिंग की कैसे हमने, क्या इन किया, रॉ मटेरियल कैसे इन किया खरीद के, तो सपोज 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ, फिर रॉ मटेरियल प्रोसेस हुआ, प्रोसेस करके अल्टीमेटली कुछ बन गया, उसको अगर हमने बेच दिया, सपोज वो कोई रीजनेबल क्वालिटी की चीजें बन गई, उसको बेचने से कैश इनफ्लो फिर होगा। तो अगर 2 लाख आउटफ्लो हुआ और फॉर एग्जांपल 1,20,000 इनफ्लो हुआ, तो व्हाट इज द नेट टेस्टिंग कॉस्ट, 80,000 की रेसिप्ट की कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन अगर वो चीजें इस क्वालिटी की नहीं बनी जिन्हें बेचा जा सकता था, उन्हें फेंकना ही पड़ा है, तो फिर 2 लाख का 2 लाख एज इट इज टेस्टिंग कॉस्ट बन जाएगा। लेकिन अगर टेस्टिंग के रिजल्ट में कोई गुड्स प्रोड्यूस हो गई हैं और उन्हें बेच के आपने कुछ पैसे रिकवर कर लिए हैं, तो आप फिर नेट टेस्टिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गया। हाँ, समटाइम्स ये भी हो सकता है 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ, चीजें सही बन गई, 3 लाख की बिक गई, तो अब क्या करेंगे, 1 लाख को प्लस कर देंगे फिर माइनस कर देंगे। 2 लाख आउटफ्लो था, 3 लाख इनफ्लो हुआ, नेट करके फिर 1 लाख इनफ्लो ज्यादा तो माइनस हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स बस आप इस तरह से रख लें, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग ऐड हो जाएगी और प्रोसीड्स फ्रॉम टेस्टिंग इफ एनी लेस हो जाएगी। वो कम हो या ज्यादा हो, फिर अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में देख लें। ठीक है ना, हो सकता है टेस्टिंग के रिजल्ट में कुछ चीजें ज्यादा अच्छी बाकी उस क्वालिटी की बन गई और महंगी बिक गई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कह के क्या करेंगे, और फिर बेहतर ये कि फिर दोबारा टेस्टिंग शुरू कर देंगे, फिर टेस्टिंग नहीं करेंगे इंशाल्लाह, फिर गुड्स बना के नहीं बेचेंगे। लेकिन नॉर्मली शुरू शुरू में उस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स शायद नहीं बनती जिस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर बन गई तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग माइनस प्रोसीड्स होंगी, वो कम हो या ज्यादा हो इसकी बहस नहीं। बाकी इंशाल्लाह ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह क्वेश्चन करना भी। एनी कंफ्यूजन, यहाँ तक जरा रिवाइज कर ले, ए और बी ऊपर से लेके सी फिर पढ़ते हैं। सॉरी थोड़ा सा जरा बोरिंग सा हो रहा था, लेकिन ये बोर होना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके बगैर फिर क्वेश्चंस नहीं किए जा सकते। जी ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं सर, असल में आपको क्वेश्चंस पसंद है। जी ए में क्या लिखा हुआ था अपने लफ्जों में बताएं। परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। बी में एक हेडिंग है सॉर्ट ऑफ, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एक हेडिंग है, उसकी फिर एग्जांपल्स हम पढ़ रहे थे, 5 हुई हैं, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, कैरिज इनवर्ट्स, इंस्टॉलेशन, प्रोफेशनल फी एंड कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, नेट ऑफ एनी प्रोसीड्स। अब आ रहे सी, सी पॉइंट में लिखा हुआ इनिशियल एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट दैट एंटिटी हैज ऑब्लिगेशन टू इंकर दीज कॉस्ट। ये जो लाइन एक सी लिखी हुई है, इसको समझने के लिए सी पॉइंट से नीचे एक हेडिंग लिखी हुई है, पहले हम उसको पढ़ेंगे फिर आप वापस सी को समझते हैं। ये थोड़ी सी आपके लिए नई चीज है, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड साइट रेस्टोरेशन। तो इसमें वर्ड्स भी जरा टफ है, मेरे साथ साथ रहेगा, मैं फिर एक एग्जांपल से समझाना भी मैंने आपको। इस अगर मैंने सी पॉइंट को छोड़ दिया, सी के सामने जो लाइन लिखी हुई है, मैं उससे अगली लाइन में एक हेडिंग में चला गया हूँ। व्हाट इज द हेडिंग, 3 वर्ड्स अंडरलाइन करें, डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द एसेट एंड साइट रेस्टोरेशन। इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए एक बोर्ड पे एग्जांपल देखें। ऑयल एंड गैस
एक्सट्रैक्शन कंपनीज होती हैं, एक्सट्रैक्शन कंपनीज। अल्लाह ताला ने दुनिया में ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स रखे हुए हैं, अंडरग्राउंड ये रिजर्व्स मौजूद हैं। तो उन रिजर्व्स को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए, उन रिजर्व्स की एक्सट्रैक्शन के लिए कंपनीज बनेंगी, शेल वगैरह एक्सेट्रा। दुनिया में जो ऑयल एंड गैस के मेजर रिजर्व्स हैं वो समंदर के पानी के नीचे हैं। मतलब वैसे तो ऑन लैंड भी है, लेकिन आजकल जो मेजर ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन हो रही है वो समंदर के पानी के नीचे जो सी बेड होता है वहां से एक्सट्रैक्शन होती है। तो मसलन फॉर एग्जांपल अपने ज़हन में समंदर बनाए, मैं क्या बना रहा हूँ बोर्ड पे, मैं पानी बना रहा हूँ। समंदर का पानी फिर एक जगह जाकर खत्म हो जाता है, उसे सी बेड बोलते हैं। समंदर की तय शायद सी बेड, किस जगह को कह रहा हूँ सी बेड? समुद्री पानी खत्म हो गया, एंड में समंदर की गहराई तह में जाके नीचे पे दोबारा जमीन से आ जाती है, उसे सी बेड कहते हैं। मेजॉरिटी ऑयल एंड गैस रिजर्व्स तो सी बेड के नीचे होते हैं। ये कतर वगैरह साइड पे जो गैस की सेक्शन एलएनजी वगैरह ये सी बेड के नीचे है। फॉर एग्जांपल ऑयल गैस रिजर्व्स है। अब जिन कंपनीज ने एक सेक्शन करनी है उन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा? यहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सी बेड पे डिगिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है। सी बेड को खोदना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं है? फिर खुदाई करके इसमें से निकालेंगे कैसे? पाइपलाइंस फिट की जाती हैं, इन पाइपलाइंस को ऑयल रिग कहते हैं। ये मैंने जो आपके सामने बनाई और पाइपलाइन सॉर्ट ऑफ है, इसको टेक्निकली एक्सट्रैक्शन बिजनेसेस में ऑयल रिग कहते हैं। ये इक्विपमेंट है इंस्टॉल, आप इस तरह से कहना एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट। ऑयल रिग मींस एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट, इससे ऑयल को खींचना बाहर। अब ऑयल रिग क्या चीज है? ये कोई एसेट है? नहीं, मतलब ठीक है, जो भी एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट है ये एसेट है, जिस कंपनी ने एक्सट्रैक्शन करनी है उसका ये एसेट है, उसने इसे यूज करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सी बेड पे खुदाई होती है और फिर ये इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जाता है, ऑयल रिग इंस्टॉल कर लिया जाता है। लेकिन जब आप खुदाई करेंगे तो कुछ ना कुछ मड शट बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, खुदाई के रिजल्ट में इधर सी बेड पे फिर पड़ी रह जाएगी। समझ आ रही है सर? इस वक्त हम समंदर में है सर, समंदर में क्या हो रहा है? ऑयल रिग इंस्टॉल हो रहा है। क्यों इंस्टॉल हुआ है? ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब जिन कंपनीज ने ये एक्सट्रैक्शन करनी हो उन्होंने डेफिनेटली किसी मुल्क की हदूद में करनी होगी, तो उन कंपनीज को फिर परमिशन लेनी पड़ती है उन मुल्क की, उन ममालिक से जहां ये ऑयल एंड गैस रिजर्व मौजूद है। तो जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स फिर इन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड एक्सट्रैक्शन कंपनीज। ये कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए जाते हैं और फिर इन कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई टाइम पीरियड भी होता है। नॉर्मली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लेट्स अज्यूम कि हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं ये 20 इयर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट है। 20 इयर्स ये कंपनी क्या करेगी? एक्सट्रैक्शन करेगी, नहीं डिगिंग नहीं करती रहेगी, एक्सट्रैक्शन करेगी। मतलब इंशाल्लाह डिगिंग करके इक्विपमेंट इंस्टॉल करेगी और एक्सट्रैक्शन कर लेगी। मतलब लेट्स अज्यूम 20 इयर्स का एक लाइसेंस है। अब इस लाइसेंस में बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, लेकिन एक साथ कंडीशन ये भी होती है कि आफ्टर 20 इयर्स जब कभी ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी ने 3 काम करके जाने हैं। अब आपने दोबारा अपने पेज नंबर 2 के एंड पे हेडिंग पढ़नी है मेरे साथ। नंबर 1, ये किस वक्त होता है काम? एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंपनीज के साथ गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 3 काम आपने एट द एंड ऑफ एक्सट्रैक्शन करके जाने हैं। नंबर 1, डिसमेंटल करना। डिसमेंटल का मतलब होता है कि ये जो इक्विपमेंट फिट हुआ था इसे डी इंस्टॉल करना है। शुरू में इसको इंस्टॉल करेंगे, फिक्स करेंगे, एंड में इस इक्विपमेंट को ऐसे ही नहीं छोड़ जाना, इस इक्विपमेंट को डी इंस्टॉल करना है
डी इंस्टॉल को यहाँ लिखा हुआ डिसमेंटल करना। इंस्टॉलेशन कब होगी? शुरू में, लेकिन इस वक्त हम शुरू की बातें नहीं कर रहे। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो पहला काम क्या करना है? डी फिक्स करना है, निकाल लेना है, खोद उखाड़ लेना है, सॉर्ट ऑफ करना है। तो उसके लिए यहाँ क्या वर्ड्स लिखे हुए? डिसमेंटल। नंबर 2, इस डिसमेंटल करके समंदर में नहीं फेंक देना, बस खींचा बाहर निकाला वहीं फेंक दी। इसे किसी प्रॉपर लोकेशन पे जाके डिस्पोज करना। उसे यहाँ लिखा हुआ रिमूव द इक्विपमेंट। डिसमेंटल मीन्स उखाड़ लेना है, रिमूव मीन्स किसी जगह जाके प्रॉपर किसी मार्केट में जाके बेचना है, जो भी करना है, लेकिन समंदर में नहीं फेंकना। इसे किसी प्रॉपर जगह पे रिमूव करना। एंड नंबर थ्री साइट भी रिस्टोर करनी। मतलब ये है कि इक्विपमेंट निकाल लिया, इसको रिमूव कर दिया, लेकिन ये जो डिगिंग के रिजल्ट में खुदाई हुई थी, इस सारी मड को दोबारा रीफिल करना है और सी बेड को वैसा ही कर देना है जैसा ये एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन शुरू में था। एक्सट्रैक्शन से पहले जैसे समुद्री मखलूक को महसूस होता था कि हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें दोबारा ये महसूस हो कि जिंदगी वहीं वापस लौट आई। ये सब काम कब करने हैं? नंबर 1 क्या करना है? डिसमेंटल करना है। नंबर 2 क्या करना है? रिमूव द एसेट करना। और नंबर 3 साइट को वैसा का वैसा कर देना, साइट को रिस्टोर कर देना। जो हमारे इस प्रोसेस से, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से साइट को डैमेजेस हुए होंगे, साइट पे खुदाई की वजह से मिट्टी इकट्ठी हुई होगी, उसको दोबारा रीफिल करके एज इट इज साइट को दोबारा बहाल कर देना है। ये तीनों काम कब करने हैं? एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड सपोज एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मींस इन एन एग्जांपल 20 इयर्स के बाद करना। ठीक है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, इससे पहले कि हम पढ़ें अब डिटेल में, अपने वैसे अकाउंटिंग से थोड़ी सी टेस्ट कर लेते हैं। ये काम हमने यकीनन करने हैं एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किस वक्त होगा? गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू में होगा, एंड में होगा? कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू में होगा, उसको साइन कर देंगे हम। तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से हमारी ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमें डिसमेंटल करना है, रिमूव करना है और साइट रिस्टोर करनी है? तो उस कमिटमेंट की वजह से जो एग्रीमेंट में होगी, कंपनीज फिर अपनी शुरू में एक लायबिलिटी बनाएगी। लायबिलिटी शुरू में बनेगी, एंड में बनेगी? लायबिलिटी बनेगी शुरू में, और सेटल कब होगी? यकीनन 20 साल बाद होगी। तो इसलिए इसका तरीका ही होता है लायबिलिटी बनाने का कि हम एक अंदाजा लगाएंगे कि एट द एंड ऑफ 20 इयर्स फॉर एग्जांपल हमारी डिसमेंटलिंग में, साइट रेस्टोरेशन में और रिमूवल में कितना खर्चा होगा। लेट्स से आपका एस्टिमेट है कि 20 मिलियन का खर्चा होगा। ये किस वक्त अंदाजा लगाया जा रहा है? शुरू में। और देन फिर इसका जो 20 मिलियन खर्चा होगा, क्योंकि ये 20 साल बाद है, तो एक प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी होता है। प्रेजेंट वैल्यू कभी कैलकुलेट किया आपने? एनपीवी वगैरह में प्रेजेंट वैल्यू 20 साल बाद अगर एक अमाउंट इनकर होनी है तो उसकी आज की फिर वैल्यू कैसे एस्टिमेट करेंगे? एक प्रेजेंट वैल्यू का आपने फॉर्मूला पढ़ा हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये भी एग्जाम्पल था यार, 1 प्लस आर या आई पढ़ा होगा, एक माइनस एन भी पढ़ा होगा। कैलकुलेटर उठाइएगा जरा। यानी कि सब कुछ आपको एग्जाम था। कैलकुलेटर में लिखे 20 मल्टीप्लाइड बाय फॉर्मूला में आगे किसी का 1 प्लस आगे क्या बोला मैंने? आर रेट या इंटरेस्ट। तो लेट्स सी अगर 10% इंटरेस्ट हो रेट हो, एक मिनट है, तो 10% को जब आप इस फॉर्मूले में यूज करेंगे तो 10/100 हो जाएगा। तो 10/100 मींस 0.1 हो जाएगा। तो अगर मैं वर्किंग करूं तो 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय, बोल देंगे फॉर्मूला 1 प्लस रेट। अब अगर 20% है तो उसे लिखेंगे कैसे? 0.1 कैसे हो जाएगा? 10/100 10%। अगर रेट 8% दिया होगा तो 0.8 नहीं, 8 लिखे कैलकुलेटर पे, 8 डिवाइड बाय 100 करें, ये एहतियात रखनी, 0.08 हो जाएगा। अगर 12% रेट हो तो 0.12 हो जाएगा, और अगर 20% रेट हो तो 0.2 हो जाएगा। लेकिन अगर ये लेस देन 10 हो जाएगा तो 0.0 के साथ हो जाएगा, 0.09 0.08 अगर 8 या 9% रेट। लेट्स से अगर 10 है तो उसको कैसे लिखूं? 0.1, तो 1 प्लस 0.1 और फिर एक n होता है माइनस n। अच्छा, आपने कंपाउंडिंग भी पढ़ी हुई है, वो पॉजिटिव n के साथ होती है। कंपाउंडिंग होती है आज से आगे जाना फ्यूचर में, और डिस्काउंटिंग क्या होती है? फ्यूचर से आ जाना। उसे फिर मैं डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू की बात कर। प्रेजेंट वैल्यू मींस आज की वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू मींस फ्यूचर की वैल्यू। तो अगर आप आज से फ्यूचर में जा रहे हैं तो ये कंपाउंडिंग होती है, और अगर आप फ्यूचर से वापस आ रहे हैं तो फिर वो डिस्काउंटिंग है, जिसका मैं फॉर्मूला माइनस n के साथ लिख रहा हूँ। 20 मिलियन किस दिन का अंदाजा है? 20 साल बाद का।
और अगर हम आज उसकी वर्किंग करना चाहते हैं तो n फिर कितना हो जाएगा -20। अप्रोक्सीमेटली का आंसर निकालो। 2.97 क्या आया? आज की वैल्यू मींस प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो आपने ये डिसमेंटलिंग, रिमूविंग और साइट रेस्टोरेशन के जो काम है ये करने होते हैं एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसकी लाइबिलिटी है वो आपकी उस दिन बन जाएगी जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर दिए हैं। तो एज एन अकाउंटेंट हम अपनी लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, लेकिन क्योंकि इस लाइबिलिटी की सेटलमेंट में 20 साल पड़े हैं तो प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे फिलहाल लाइबिलिटी बनाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? व्हाट इज 20 मिलियन? फ्यूचर वैल्यू। व्हाट इज 20 मिलियन? फ्यूचर वैल्यू विच इज टू बी इंकर्ड आफ्टर 20 इयर्स। लेकिन आपने अगर लाइबिलिटी आज रिकॉर्ड करनी है तो फिर -20 करके n-20 रख के आप आज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इन अदर वर्ड्स आज मैं अपनी लाइबिलिटी 2.97 से रिकॉर्ड करूंगा या 20 से? 2.97 से रिकॉर्ड। बाकी मैं चलो और चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने अभी तक क्या बातें की है मैं एक मिनट रिवाइज कर दूंगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर की मैंने एग्जांपल इसलिए ली है क्योंकि नॉर्मली ये चीजें ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही एप्लीकेबल है। एक कंपनी है जिसने ऑयल गैस की फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन करनी है, उस कंपनी को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है। नॉर्मली गवर्नमेंट लाइसेंस देते हुए टर्म्स एंड कंडीशन में ये भी लिखवाती हैं कि एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिसमेंटलिंग भी करनी है, रिमूवल ऑफ द एसेट भी होना है और साइट रेस्टोरेशन भी होनी है। बिकॉज ऑफ साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमारी एज ए कंपनी ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि हम ये 3 काम करें एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसके लिए फिर तरीका ही होता है लायबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए कि आप फ्यूचर वैल्यू एस्टिमेट करेंगे और उसकी फिर प्रेजेंट वैल्यू लेके लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? अब बाकी इंग्लिश में पढ़े। फिर हमारी स्टोरी में ये सारी बहस क्यों आ गई है उसको चलो डिस्कस करते हैं। ये लाइसेंस की जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। जी मेरे साथ इस वक्त पेज नंबर 2 के एंड पे है, वर्ड बाय वर्ड मेरे साथ दोबारा पढ़ें। कंपनी में भी रिक्वायर्ड। अब ये जो मैंने डायग्राम सी बनाई है कि बनाना होगा तो बात जाएगा, लेकिन उसको बस ध्यान में रखिएगा। अ कंपनी में भी रिक्वायर्ड 3 वर्ड जोड़े दोबारा। डिसमेंटल, रिमूव द इक्विपमेंट एंड क्लीन अप द लोकेशन, जिसे वहां रिस्टोर लिखा हुआ था। व्हेन, वेयर इट हैज बीन वर्किंग, व्हेन प्रोडक्शन स्टॉप्स। ये काम कब करने हैं, शुरू में एंड में? दिस इज ऑफन द केस इन इंडस्ट्रीज where companies are only granted licenses to operate on the condition that they undertake to perform these activities. Such industries include oil gas की मैंने कुछ एग्जांपल दी है, बाकी फिर माइनिंग इंडस्ट्री में ये जो कानकुनी होती है, खासतौर पे कोल एक्सट्रैक्शन जब हो रहा हो तो उसमें भी काफी सारा कोयला जो है, ये इस तरह की जो चीजें ना इससे फिर एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है। ऐसी जगहों पे अगर कोयले की एक्सट्रैक्शन हो रही कहीं से, उस जगह पे फिर फसलें भी शायद सही काश्त नहीं होती हैं। तो जब एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो फिर ये रिक्वायर किया जाता है कि जितना भी इस माइनिंग एक्टिविटी के रिजल्ट में नुकसान हुआ है एनवायरनमेंट का, उसको साफ सुथरा किया जाए ताकि जो लोकल आबादी थी उसको फिर मिनिमम नुकसान उस वजह से हो। एंड न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री में भी इसी तरह की साइंस है। न्यूक्लियर एनर्जी भी डेंजरस चीज है, इस्तेमाल तो हम कर लेते हैं लेकिन उसके अदरवाइज रिपरकशंस भी होते हैं एनवायरनमेंट पे खास तौर पर। तो ये कहाँ कहाँ की एग्जांपल्स आ गई थी? ऑयल एंड गैस, माइनिंग, न्यूक्लियर पावर। नेक्स्ट पेज पे सपोज स्टोरी बनी हुई है पूरी पढ़ना जरा। A company has an obligation to perform these activities because it has agreed in a contract with the relevant government of the country. क्यों obligation बन गई थी? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। As the performance of these activities is agreed in a binding contract, इस पर साइन होते हैं जिसे फिर फुलफिल करना होता है। Therefore से आगे अंडरलाइन करें, liability to dismantle and remove the asset is recognized immediately after the installation of the equipment, means at the start of the contract. Liability कब बनेगी, सेटल कब होगी? ये सेटल का मीनिंग क्या होता है? पे कब होगी? यकीनन पेमेंट इसकी होनी है आफ्टर 20 इयर्स, लेकिन ये लाइबिलिटी बंद कब जाएगी? जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, मींस इक्विपमेंट आपने इंस्टॉल कर लिया, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट आपने इसे डिसमेंटल भी करना है। ठीक है, अगली लाइन पढ़ें। However, as the liability is to be settled at the end of the contract, therefore liability is measured, ये भी अंडरलाइन करें, on the basis of present value of expected future cash outflows. पहले आप फ्यूचर कैश आउटफ्लोज एस्टिमेट करेंगे और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू माय एग्जांपल्स 20 मिलियन क्या था फ्यूचर एस्टिमेट, फ्यूचर कैश आउटफ्लो।
और 2.97 समथिंग क्या था, वो प्रेजेंट वैल्यू। अब हमारी सारी स्टोरी में पिछला पेज देखें जरा, हम पढ़ इस वक्त क्या रहे थे, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में ये डिसमेंडिंग कहां से बेचारी आ गई। अब आए जरा कंक्लूड कर दें। हाँ जी, एज द एंटिटी कैन नॉट obtain फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विदाउट एग्रीइंग टू द क्लॉजेस ऑफ एग्रीमेंट तक रुक जाए और बताएं सही लिखा हुआ। एज द एंटिटी कैन नॉट obtain फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आप अपने ऑयल रिग से तभी फायदा उठा सकेंगे जब आप एग्रीमेंट की क्लॉजेस पे एग्री करेंगे। अगर आप एग्रीमेंट को मानेंगे ही नहीं तो गवर्नमेंट आपको परमिशन भी नहीं देगी। तो क्योंकि हमने जो एसेट्स से बेनिफिट लेना है वो डिपेंडेंट है एग्रीमेंट की क्लॉजेस पे एग्री करना, देयरफॉर जब ये लायबिलिटी क्रेडिट होगी, लायबिलिटी का रिकॉर्ड होनी है तो लायबिलिटी ने डेबिट होना है, क्रेडिट होना है, लेकिन उसका जो सेकंड इफेक्ट है वो एक्सपेंस आउट नहीं होना, वो कैपिटलाइज इसलिए होना है क्योंकि हमने अगर बेनिफिट्स लेने एसेट से तो हमें क्लॉजेज ऑफ एग्रीमेंट पे एग्री करना पड़ना था। इस पूरी स्टोरी में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट वाली बहस क्या है कि ये जो लायबिलिटी क्रेडिट की मैं बात कर रहा था, लायबिलिटी रिकॉर्ड करने वाली बात कर रहा था, इसकी डबल एंट्री प्लांट डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट होती है रादर देन किसी एक्सपेंस आउट कर लिया जाए। आप ये पढ़े दोबारा और मुझे बताएं एसेट डेबिट क्यों होता है, एक्सपेंस क्यों नहीं डेबिट होता था। पढ़े 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 लिखा हुआ मैंने इसलिए कहा। अगर हमने एसेट से फायदा उठाना है तो हमें एग्रीमेंट पे अमल दरामद करना होगा, तो इसी एग्रीमेंट की वजह से हमारी लायबिलिटी बनी है। देयरफॉर जो सेकंड इफेक्ट है वो किस तरफ चला जा रहा है, क्या एंट्री बनी, चले एंट्री बता दो। एसेट डेबिट हो रहा है या एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। अब वंस अगेन क्या होगा, फिलहाल ये अमाउंट एसेट की कॉस्ट में आ जाएगी, फिर जब एसेट की टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी तो फ्यूचर में फिर वो टोटल कॉस्ट डेप्रिशिएट होगी। असल में ये अमाउंट जो है किसी एक साल का एक्सपेंस नहीं है या एक साल का एक्सपेंस है। अगर हम इसी साल प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे तो ये एक साल के प्रॉफिट लॉस का इफेक्ट करेगा। तो तरीका इसका ये है कि पहले से कैपिटलाइज कर लें और फिर इसकी जो डेप्रिसिएशन आप 20 सालों में चार्ज करेंगे तो ये अमाउंट फिर 20 सालों में स्प्रेड हो जाएगी। तो रादर देन एक्सपेंसिंग आउट द अमाउंट इन वन अकाउंटिंग ईयर, पहले आप कैपिटलाइज कर लें और फिर जो एसेट की लाइफ है उस पे से डेप्रिशिएट कर लें। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ दिस डिसमेंटलिंग कॉस्ट, बोले 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 प्लीज। एसेट डेबिट, लायबिलिटी टू डिसमेंटल क्रेडिट और ब्रैकेट इसके अंडरलाइन करें, ये एंट्री किस अमाउंट से होती है, फ्यूचर वैल्यू से या प्रेजेंट वैल्यू से। अच्छा, आपके इस वक्त सिलेबस में ये जो एसेट डेबिट हुआ ना, ये तो IAS 16 के बेस पे हुआ, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट IAS 16। इसकी ऑपोजिट साइड पे क्या क्रेडिट हुआ है, लायबिलिटी। लायबिलिटी टू डिसमेंटल जो है ना, इसकी फर्दर डिटेल आपके अभी सिलेबस में नहीं है, इसकी फर्दर डिटेल आप FA2 में है, लायबिलिटी टू डिसमेंटल, और ये फिर IAS 37 है। ये जरा एंट्री लिख के स्टैंडर्ड्स के नाम लिखना है। हमें एज अ FA1 स्टूडेंट बस इतना पता होना चाहिए कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट का डेबिट इफेक्ट जो है वो एसेट की कॉस्ट में आता है, और लायबिलिटी ठीक है, हमें डबल एंट्री बस बताओ, लेकिन लायबिलिटी का बाद में फ्यूचर में क्या होता है उसकी हमें डिटेल में अभी FA1 में नहीं जाना, वो फिर FA2 की डिस्कशन है। हमारा इस वक्त फोकस क्या होगा कि लायबिलिटी टू डिसमेंटल का डेबिट इफेक्ट एक्सपेंस में जाता है या एसेट में आता है, किस एसेट में आता है, नहीं किस एसेट में आता है, वो एसेट जो आपने अल्टीमेटली डिसमेंटल करना हो। ये काम शुरू में होने हैं या एंड में होने हैं, ये काम शुरू में होने एंड में होने एंड में, होने एंड में है, डिसमेंटलिंग रिमूविंग होना एंड में है, लेकिन इसकी लायबिलिटी टू डिसमेंटल कब बन जाएगी, वो शुरू में बन जाएगी, और उसकी फिर डबल एंट्री हो जाएगी, एसेट डेबिट एंड लायबिलिटी टू डिसमेंटल। अब एक नजर मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेज नंबर 2 के एंड से, जो मेरे साथ आपने पढ़ा, दोबारा पेन हाथ पर रख के इस एंट्री तक पढ़ लें, और कोई और चीज अगर आप हाईलाइट करना चाहें वो भी कर लें, और कोई क्वेश्चन अगर जहन में आ जाए तो पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग कुछ क्लियर है? कोई वर्ड अगर ना समझ आ रहा तो पूछ लीजिए। डिसमेंटल किसे कहते हैं, नहीं समझ आ गया ना क्या करना है। इंस्टॉलेशन किसे कहते हैं, फिक्स करना, और डिसमेंटल अनफिक्स कर लें, डी इंस्टॉल कर लें। रिमूवल द एसेट का मतलब क्या है,
किसी प्रॉपर जगह पे इसे डिस्पोज ऑफ करना है। और साइट रिस्टोरेशन क्या चीज है? साइट जिस जगह से ये एक्सट्रैक्शन हो रही थी उस जगह को वैसा ही करना है जैसा एक्सट्रैक्शन से पहले। ये तीनों काम कब होने, लेकिन इन कामों की ऑब्लिगेशन किस दिन बन जाएगी? जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और हम इक्विपमेंट इंस्टॉल कर लेंगे, तो अब हमें डिसमेंटलिंग की लायबिलिटी रिकॉर्ड करना होगी। अमाउंट क्योंकि एंड में पे होनी है, इसलिए फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे और उसकी बेस पे फाइनली एंट्री कर देंगे एसेट, डेबिट एंड लायबिलिटी टू डिसमेंटल क्रेडिट। ठीक है, ये एनी कंफ्यूजन? गवर्नमेंट इनसे डिफरेंट, सिर्फ टैक्स नहीं, इसमें बहुत कुछ लेती होगी सर, सिर्फ टैक्स नहीं, शायद उसका कोई रेलिवेंट पोर्शन जो एक्सट्रैक्शन हो रही होगी उसका कोई हो सकता है रेलिवेंट हिस्सा भी लेती होगी गवर्नमेंट, तो वो तो डेफिनेटली एसेट तो गवर्नमेंट का ही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास ये एक्सपर्टीज नहीं है इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, तो किसी कंपनी को हायर कर लेंगे, अब उस कंपनी को डेफिनेटली उसकी फीस पे करेंगे, हो सकता है फीस जो है वो कुछ मिनरल्स की ही फॉर्म में हो, और ये भी हो सकता है कि अदरवाइज पैसे दिए जा रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट। लेकिन मेजर हिस्सा तो शायद गवर्नमेंट का होना चाहिए, उस इलाके का ही होना चाहिए जिस इलाके से निकला, या उसे ले जाना चाहिए जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। वो तो डेफिनेटली सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, मैंने तो उसमें से उस टर्म एंड कंडीशन की बात की है जो हमसे जरा अकाउंटिंग में रेलेवेंट है। जी सर, ये पेज नंबर 2 पे वापस आए। अब एक पॉइंट सी मैंने छोड़ा था, पॉइंट सी इसी की एक्सप्लेनेशन थी, जरा एक सेंटेंस पढ़ लें जरा। इनिशियल एस्टिमेट का मतलब बताएं, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू नहीं, प्रेजेंट वैल्यू, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट, ये सिंपल प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कॉस्ट, present value future cost where the entry has the obligation to incur these costs। अब ये ऊपर पढ़ क्या रहा था, एबीसी है क्या? इन एबीसी ने क्या होना था, एसेट की कॉस्ट में ऐड होना, तो इनिशियल एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट मींस प्रेजेंट वैल्यू ने भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है, लेकिन कब? अगर एंटिटी की कोई ऑब्लिगेशन है कि वो इन कॉस्ट को इंकर करे। दोबारा यहाँ 37 का जिक्र है, उसके तरफ फर्दर जाने की जरूरत नहीं है, और किसने कहा ऐड होना, बस ये बता दो फाइनली वर्ड्स। फ्यूचर कॉस्ट की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसने एसेट की कॉस्ट में ऐड। आज छोटा सा एक पैराग्राफ और है, शायद इंशाल्लाह जरा क्वेश्चन नंबर 1 का टाइम मिल जाए, ताकि ऐसे आपको कंफ्यूजन लेके करना जाए। पेज नंबर 3 पे है, जहां हम पहुंचे थे कंक्लूजन पे, उसके नीचे एक हेडिंग पढ़ना जरा, एग्जांपल ऑफ कॉस्ट। अब हम ये जरा डिस्कस कर लें, नीचे 6 पॉइंट्स लिखे हुए कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्होंने कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनना। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा, जिन्होंने एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है। इन अदर वर्ड्स, ये जो अब पढ़ने लगे हम, इन्होंने कैपिटलाइज नहीं होना, इन्होंने एक्सपेंस होना। तो आइए जरा एक एक करके इसको भी अंडरस्टैंड करें। नंबर 1 लिखा हुआ है एबनॉर्मल वेस्टेजेस। अब यहां रुक के दो वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, एक होती है नॉर्मल वेस्टेज, एक होती है एबनॉर्मल वेस्टेज। इनको जरा पहले क्लियर कर लें छोटी सी एग्जांपल से। लेट्स से इनको बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बनाने में सीमेंट बैग्स यूज हो रहे हैं, तो सीमेंट बैग जरा जेन बनाए, आप जितनी मर्जी एहतियात कर लें सीमेंट बैग को खोलते हुए, कुछ ना कुछ जर्रात सीमेंट के गिर ही जाने हैं। बल्कि अगर आपने ज्यादा एहतियात करने की कोशिश की तो गलती में ज्यादा ना जाया हो जाए, तो वो जो कुछ ना कुछ जर्रे गिरने ही है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते, गिरने ही गिरने हैं, एहतियात कर लेंगे लेकिन कुछ ना कुछ इधर उधर 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 जमीन पे गिर जाना है, उसे कहेंगे नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज का मतलब होता है एक ऐसी वेस्टेज जो होनी ही होनी, जो कंट्रोल नहीं की जा सकती। लेकिन एबनॉर्मल वेस्टेज वो होती है जो होनी नहीं चाहिए थी लेकिन हो गई। इसी एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू करूं, तो लेट्स से बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको सीमेंट बैग्स की जरूरत थी, आपने इकट्ठा एक ट्रक मंगवा लिया, सपोज उसमें से 500 सीमेंट बैग्स आ गए, तो सीमेंट बैग खोला, इधर उधर गिर रहा सीमेंट थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये कौन सा वेस्टेज है? नॉर्मल। लेकिन अगर सीमेंट बैग्स पड़े थे और रात हो गई, रहने दे यार, बारिश तो है, बैग है, कोई मसला नहीं, रात हुई, कोई जरूरतमंद आया, उसने कहा ऐसे सीमेंट बैग पड़े, उसने अपना ट्रक मंगवा लिया। तो अब ये जो हुआ है ये भी नॉर्मल वेस्टेज है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है कि अगर सुबह सीमेंट बैग्स मिल जाए तो ये नॉर्मल सिचुएशन, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, आपको गुगाड़ रख लेना चाहिए था, एहतियात कर लेनी चाहिए थी।
लेकिन इवन देन अगर कोई जरूरतमंद ज्यादा ही जरूरतमंद था और कुछ बैग्स ले गया, चले सारे रहने देते हैं, तो ये जो कुछ बैग्स ले गया, नहीं एक सेकंड, ये जो कुछ बैग्स ले गया, उन बैग्स की कॉस्ट क्या बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करें या प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करें? लेकिन वो जो थोड़े से ज़रात हैं, अगर हम उन ज़रात की अब कॉस्ट कैलकुलेट करना शुरू हो जाए, तो फॉर एग्जांपल सीमेंट बैग 1200 रुपए का होता है और 5,55,726 इसमें ज़रात होते हैं और उनमें से 10 ज़रात गिर गए हैं। पहले तो मैंने ज़रात का काउंट कैसे किए, ये भी कहलाता बहस है। तो मतलब जो जितना हम वंस अगेन टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, तो नॉर्मल अगर वेस्टेज है वो तो एसेट की कॉस्ट में ही जाएगी। मींस पूरे सीमेंट बैग की कॉस्ट 1200 के 1200 फॉर एग्जांपल अगर है, वो एसेट की कॉस्ट में ही जाएगी, इररिस्पेक्टिव के थोड़ा सा सीमेंट इधर उधर गिर भी गया। लेकिन अगर सीमेंट बैग चोरी हो गए, बारिश की वजह से नुकसान हो गया, तो डेफिनेटली उन सीमेंट बैग्स की कॉस्ट में बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, तो उसे फिर प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए। इस वक्त हेडिंग हमारी इस वक्त क्या चल रही है, इन्होंने कैपिटलाइज होना है या नहीं होना, तो इसलिए यहाँ नॉर्मल वेस्टेज नहीं लिखा हुआ, एबनॉर्मल वेस्टेज है। नॉर्मल वेस्टेज का क्या होगा, वो तो हिस्सा बनती रहेगी, लेकिन एबनॉर्मल वेस्टेज जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगी रादर देन कैपिटलाइज। चलो आगे सेकंड एग्जांपल पढ़े। फिर लिखा है स्टाफ ट्रेनिंग, एक बात जरा पूरी करना है। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग टू ऑपरेट न्यूली एक्वायर्ड एसेट। देखिए हमारा बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ऑल अमाउंट्स इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन कैपिटलाइज होना है, और उसके बाद अगर कोई खर्चा है फिर वो एक्सपेंस आउट होना है। ये जो ट्रेनिंग होती है ये एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नहीं होती है, ये एसेट को ऑपरेट करने के लिए होती है। मींस फॉर एग्जांपल आपने कोई नई मर्सिडीज ली है, लेकिन आप अमीर आदमी, मर्सिडीज लेने के बाद याद आया यार मुझे चलानी नहीं आती, तो कोई इशू नहीं, आपने ड्राइवर रख लिया। लेकिन फिर ख्याल ये आया यार आनी चाहिए वैसे, तो आपने ड्राइविंग स्कूल फॉर एग्जांपल ज्वाइन कर लिया। क्या आपकी मर्सिडीज वर्किंग कंडीशन में है? आप ये जो ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं उसको डेफिनेटली पैसे भी देंगे, तो ये उस एसेट को ऑपरेट करने का खर्चा है, ये उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने का खर्चा नहीं है। इसी तरह अगर कोई नई मशीनरी इंपोर्ट हुई है, लेकिन आपके जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें एक्सपर्टीज नहीं है कि इस मशीन को कैसे हैंडल करना है, कैसे इसे ऑपरेट करना है, तो हो सकता है आप उनकी ट्रेनिंग करवाएं, लेकिन वो ट्रेनिंग कॉस्ट मशीनरी के कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी, वो एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। कौन से खर्चे कैपिटलाइज होते हैं? जो वर्किंग कंडीशन में लाने तक के होते हैं। उसके बाद अगर कोई ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कैपिटलाइज नहीं होते, फिर वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट होते हैं। तो ट्रेनिंग इज नेसेसरी टू ऑपरेट द एसेट, not the expense which is incurred to bring the asset into working condition. तो इस स्टाफ ट्रेनिंग में भी कहाँ जाना, ये समझ आ रहा है प्लीज? स्टाफ ट्रेनिंग किस लिए होती है? ऑपरेशंस के लिए होती है, तो देयरफॉर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंसीडर होता है। इसी तरह एडमिन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया था जेन में, ये प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं, एसेट की कॉस्ट में होता है। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कुछ चीजें बेचने के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट की है, तो ये सेलिंग एक्सपेंस है, इसमें भी कैपिटलाइज नहीं होना। उसके बाद लिखा हुआ है इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, और इसके जरा एक छोटी सी डेफिनेशन देने की कोशिश करना है, जिस तरह मैंने कोशिश की है, राइट साइड पर जगह बन जाएगी। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस का मतलब होता है लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर्स ऑफ बिजनेस, losses of earlier years of business, जब भी कोई नया बिजनेस शुरू किया जाता है तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि शुरू के सालों में ही, पहले सालों में ही वो प्रॉफिट में आ जाए। शुरू के सालों में एक नया बिजनेस अगर है तो उसकी प्रोडक्ट की अभी डिमांड बन रही होती है, तो हो सकता है खर्चे ज्यादा हो जाएं और रेवेन्यूज कम हो जाएं, जिससे शुरू के सालों में लॉस आ रहा हो। डेफिनेटली बहरहाल मेरी इस बात का ये भी मतलब नहीं है कि हमेशा हर नया बिजनेस शुरू में जरूर लॉस करेगा, लेकिन नॉर्मली शुरू के सालों में बिजनेस के लॉसेस हो जाते हैं क्योंकि अभी प्रोडक्ट की वो डिमांड नहीं होती जो आपको उम्मीद होती है कि सब्सिक्वेंटली बन जाएगी। तो शुरू के सालों में अगर बिजनेस में लॉसेस हो रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन्होंने बनाए, प्रॉफिट की जगह लॉसेस आ रहे हो, तो उसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। पहले तो ये वर्ड समझ आ गए, क्या मीनिंग, क्या बता रहा हूँ मैं, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होता है? बिजनेस के शुरू के सालों के लॉसेस क्या कहलाते हैं? इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो मैं बताता हूँ,
आप अपने जहन में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाया जरा, अगर प्रॉफिट आ जाए तो वो प्रॉफिट अल्टीमेटली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाता है और रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में प्लस हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाए तो फिर वो भी लॉस भी कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में जाएगा और वहां प्लस होने की बजाय माइनस हो जाएगा। इट मींस ये जो लॉसेस हैं ये कोई एसेट की कॉस्ट में नहीं जाने, ये सिंपली रिटेन्ड अर्निंग्स में ही जाने हैं और प्लस होने की बजाय माइनस हो जाए। इन अदर वर्ड्स लॉसेस का ट्रीटमेंट वही होना जो आपको पहले पता है, लॉसेस ने कैपिटलाइज नहीं होना। मींस ये नहीं करना हमने कि शुरू के सालों के जो लॉसेस हैं वो भी एसेट कॉस्ट में ऐड करें। उसकी वजह क्या है, ये ऑपरेटिंग लॉसेस हैं, ये एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने की वजह से लॉस नहीं है, ये एसेट को ऑपरेट करने के फ्यूचर में ऑपरेटिंग लॉसेस आए हैं जिन्होंने सीधा कहाँ जाना है, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना है, रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम में जाना है और प्लस होने की बजाय माइनस होता है। ठीक है, हेडिंग क्या चल रही थी हमारी, नहीं ऊपर ऊपर इन्होंने कैपिटलाइज होना है या इन्होंने कैपिटलाइज नहीं होना तो इनका होना क्या है, एक्सपेंस भी कहना सही नहीं है वैसे, क्योंकि एक्सपेंस लेस करके ही लॉसेस आए। तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस सेंटर सेगमेंट पूरा करें, फिर एक बार खाली ये भी बात पूरी लिखी जाए। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस ऑफ द बिजनेस व्हाइल द प्रोडक्ट व्हाइल द डिमांड ऑफ द आउटपुट बिल्ड्स अप, ब्रैकेट में लिखें losses will be deducted from बताइए नहीं कंप्लीट करो, रिटेन्ड अर्निंग्स, और रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, जिस जगह अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए सिलेबस के हवाले से, बहुत सी चीजें अब ऐसी हो गई नहीं है जिन्हें आप मेरे साथ साथ अब पुराना रिवाइज करके फिनिशिंग टच दे सकते हैं। तो इन दिनों में डेली बेसिस पे एक एक पर्सन अब वो होगा जो बड़े आराम से आप इंडिविजुअली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जरूर एफर्ट करनी है, 2-3 दिन शायद अभी कोई नया होमवर्क आपके पास नहीं होगा, तो डोंट वेस्ट दीज डेज। ये ब्रैकेट में क्या लिखा है पढ़ के बताएं क्या करेंगे। अगर शुरू के सालों में लॉसेस हो भी जाएंगे तो उन्होंने कहाँ की बजाय कहाँ ही जाना है, एसेट की कॉस्ट की बजाय उन्होंने रिटेन्ड अर्निंग्स में ही जाना है और प्लस होने की बजाय माइनस हो जाना है, जिस तरह हमें पहले से पता है। लास्ट पढ़ना, रीलोकेशन एक्सपेंसेस। रीलोकेशन का मीनिंग मैंने 1-2 दिन पहले भी शायद आपको बताया था, शिफ्टिंग ब्रैकेट पढ़े, means cost of moving the asset to another location when it was working properly at a place. For example, आपकी फैक्ट्री थी शेखुपुरा में, किसी वजह से आपको अपनी शेखुपुरा से फैक्ट्री शिफ्ट करनी पड़ी पेशावर में, तो एसेट्स आपके वहां इंस्टॉल थे शेखुपुरा में, यकीनन फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल किए होंगे तो एसेट की कॉस्ट में इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ली होगी, कैरेज इनवर्ट भी लिया होगा, सब कुछ लिया होगा। लेकिन अब एक जगह पर अगर एसेट वर्किंग कंडीशन में थे और दोबारा अब आप वहां से उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं पेशावर फॉर एग्जांपल, तो क्या दोबारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, दोबारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगी, सब कुछ दोबारा होगा। लेकिन अब दोबारा उन्हें कैपिटलाइज नहीं करेंगे, दोबारा अगर कोई खर्चा होगा, शिफ्टिंग पे अगर कोई खर्चा होगा तो उसे फिर एक्सपेंस आउट ही करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर खर्चे होंगे तो यकीनन कैपिटलाइज करें, लेकिन सबसीक्वेंटली अगर शिफ्टिंग की वजह से दोबारा खर्चे होने शुरू होंगे तो अब इन्हें कैपिटलाइज करने की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस में ही चार्ज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करने का मतलब इन्हें एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। ब्रैकेट पढ़ लें जरा दोबारा, रीलोकेशन है, बड़ी याद रखना है क्या मीनिंग है इसका, और ब्रैकेट पढ़ने किसकी शिफ्टिंग, कहां से कहां। एक एसेट कहीं प्रॉपर्ली यूज हो रहा था लेकिन बाद में अगर उसे शिफ्ट करना पड़ा तो अब जो शिफ्टिंग चार्जेस होंगे, दोबारा कैरेज इनवर्ट्स, दोबारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। असल में इसको अगर फिर हम कैपिटलाइज करना शुरू हो जाए तो एसेट की कॉस्ट शायद उतनी नहीं होगी जितनी बढ़ जाएगी। फिर अगर खुदा ना खासा कभी शिफ्ट होना शुरू हुआ तो ये फिर इसी तरह एंजॉयमेंट ना कहीं स्टार्ट हो जाए। तो फर्स्ट टाइम तो ठीक है, लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर शिफ्टिंग कॉस्ट आएगी तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। मेरी तरफ देख के पढ़ के, पहले 6 पॉइंट्स को पढ़ के मेरी तरफ जरा देख के 4-5 बोलने की कोशिश करनी है आपने। पहले पढ़ लें, मैंने कहा पहले पढ़ लें, फिर मेरी तरफ देखें और फिर बोलने की कोशिश करें। जी इब्तिसाम साहब ओके हो गया प्लीज। कंक्लूजन बड़ा सिर्फ इसकी यही थी कि अगर लायबिलिटी टू डिसमेंटल है
तो उससे एक्सपेंस, उसका सेकंड इफेक्ट जो है एक्सपेंस आउट की बजाय एसिड कॉस्ट में जा रहा था। चलें इंशाल्लाह, अब टाइम नहीं रहा तो क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह इसकी बेस पे कल करेंगे। और कल एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दोबारा होना है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, लेकिन अब मैं अज्यूम करूंगा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन लॉस, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, ये होपफुली हमारा इशू नहीं है और हमारा ये इशू और रिजॉल्व हो जाएगा अगर आज आपने जाके पेज नंबर वॉल्यूम 2 का पेज नंबर नहीं है, मेरा नहीं ख्याल 129 है, पेज नंबर 83 मेरा ख्याल है, पेज नंबर दोबारा ढूंढना है, कल ये ना कहिएगा पेज नंबर 129 पे मिला ही नहीं। हाँ, वॉल्यूम 1 में वो पेज नंबर 129 पे वो आसिफ इंजीनियरिंग वाला एक पॉइंट आया। होमवर्क मेन आज का क्या है, मंडे लिमिटेड रिवाइज करना है। मंडे लिमिटेड कहाँ है, मंडे लिमिटेड जहां भी है रिवाइज करना है और एक अच्छी सी एफर्ट प्लीज करनी है पेज नंबर 83 पे हड़प्पा लिमिटेड। एक कांदरा करें तो सूखी तो आपने मेरा ख्याल मुझे नहीं देना उसका आंसर, नहीं वो तो पता नहीं कब देना है, लेकिन अभी हड़प्पा का आंसर मेरा ख्याल आज का दिन ले लें, कल देना चाहिए आपको। एक सेपरेट पेज पे से काइंडली सॉल्व करें, इसमें प्लीज मैक्सिमम सॉल्व हो जाना। मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ मैक्सिमम, शायद इसके पॉइंट नंबर 4 में कोई इशू है लेकिन वो कल रिजॉल्व हो जाएगा वैसे, या इस तरह करें कल रहने दें, मुझे परसों फाइनल आंसर देना आपने, आज शुरू कर लें, एक आध इशू शायद है वो कल रिजॉल्व हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, परसों लेकिन याद से खुद ही कह देना। अल्लाह हाफ़िज़।